तो एवरीवन, कल क्लास हुई थी संडे को, उसमें आपके साथ हमने चारों केसेस डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, ये चारों केसेस डिस्कस कर लिए थे हमने। फर्स्ट केस है रिटेन्ड विद सेलर रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, एंड सेकंड सेकंड क्या बताओ एवरीवन? डिस्काउंटेड विद बैंक, पार्टिसिपेट करो भी जो भी ऑनलाइन अभी। एंड थर्ड एंडोर्स टू क्रेडिटर, ओके। और फोर्थ यस सेंट फॉर कलेक्शन। हाँ, पांचों ट्राई करना है लाउड बोलने का, ऐसा कुछ नहीं। तो इसका जो होमवर्क था, जो क्वेश्चन नंबर 10th मैंने आपको करवा दिया था, 11 और 12 मेनली आपके होमवर्क में है, और रेस्ट 1 to 12 जो भी क्वेश्चन आपके डाउट्स में है वो डिस्कस कर सकते हो आप पहले। तो ये देखिए, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स थर्ड हेडिंग, रिवेट, जो आज का नया टॉपिक होगा। रिवेट हमारे सिलेबस में है या नहीं है? वो तो बस एक एंट्री है, कर लेंगे सिलेबस में ना भी हो तो। वो एक माइनस सा टॉपिक है, 10 मिनट्स लगेंगे हमें करने में जस्ट। पहले डाउट भी था। पहले डाउट्स लेते हैं आपके, जो भी डाउट्स हैं। यस बताइए। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, ओके। यस दिवांशु। फिर इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए यहाँ पे सब शो हो रहा है वैसे तो, क्वेश्चन भी सॉल्यूशन भी। गुड आफ्टरनून गौरीश। हाँ जी, कौन सा बेटा? फिर फर्स्ट पार्ट। 29 में 29 में 2017, 4 मंथ्स है यहाँ पर, तो करो ऐड। 29 मई में 4 मंथ्स ऐड करो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 29 सितंबर और 3 डेज ऐड करो, 3 डेज ग्रेस ऐड करोगे तो अक्टूबर सेकंड आ गया। अब अब बुक में फर्स्ट लिख लिया है। नहीं बेटा, अक्टूबर सेकंड क्या होती है? पब्लिक हॉलीडे, गांधी जयंती। दैट्स वाई 1 डे बिफोर, यहाँ बिफोर आना है आपको, 1 डे बिफोर। ये तो स्पेशल नोट है ना हमारा। तो 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ऐसे कुछ चीजें हैं जो गस्ट्रो हॉलीडेज हैं या और भी होती हैं, वहां पर हमें 1 डे बिफोर जाना है। हाँ जी, इस पे इनफ डिस्कशन हुई है, फिर भी कुछ स्टिल किसी का डाउट है तो यू कैन आस्क इट, हम अगेन डिस्कशन कर सकते हैं इस पे। ठीक है जी, आगे फिर उसके बाद थर्ड से फिफ्थ तक चेक हो गए थे लास्ट क्लास में। ये आपका प्रीवियस होमवर्क था, सेकंड लेक्चर का होमवर्क था। अभी तक 3 लेक्चर्स हुए हैं चैप्टर पे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे। तो फ्राइडे की क्लास का होमवर्क टिल 5 था, और संडे को हमने 6 से लेकर 12 तक कर लिए। तो अब बताइए वन बाय वन, एंड आउट इन 6 क्वेश्चन। सर फिफ्थ क्वेश्चन में भी एक डाउट। हाँ बोलो, फिफ्थ क्वेश्चन का सर डाउट। फिफ्थ क्वेश्चन में उसकी ड्यू डेट कैसे एक बार निकाल के बताओ। देखिए, फेब 6 है यहाँ पर, और बिल कितने मंथ्स का है? 30 डेज का है। तो अगर फेब 6 में 30 डेज ऐड करें तो बेटा फेब के कितने डेज रह गए? 24, सॉरी 22 बोलना था, 22, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, 2017 है। अगर लीप ईयर होता तो 23 डेज होते, और 30 डेज है, बस 8 डेज रहेगी। इट मीन फेब के 28 डेज, और मार्च के, फेब के 22 डेज, और मार्च के 8, 3 दिन और ऐड कर दो इसमें, 11 मार्च। अब 11 मार्च को कुछ स्पेशल नोट है, ये भी लिखा हुआ है, द ड्यू डेट वाज ए पब्लिक हॉलीडे, तो ये अजम्पशन होगी ना यहाँ पे, 11 मार्च अदरवाइज हमारी नॉलेज में तो नहीं है ऐसा, बट उस दिन पब्लिक हॉलीडे है, लिखा है क्वेश्चन में, तो अज्यूम कर लो। तो या तो वो एक्चुअल डेट्स तक लेके आएगा आपको, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त तक नोइंगली कुछ ऐसा केस बनाएगा, फिर तो आपको खुद दिमाग लगाना है। अदरवाइज किसी भी डेट को वो बोल सकता है इमरजेंसी हॉलीडे या पब्लिक हॉलीडे, तो 1 डे बिफोर, तो यहाँ भी 10th मार्च आएगा आंसर, तो 10th मार्च को बिल ड्यू होगा। एनीथिंग एल्स? ठीक है जी।
फिर 6 डाउट होमवर्क में था, किया होमवर्क सबने? गुनीत कितने क्वेश्चन किए होमवर्क में? यस सर, कितने क्वेश्चन किए होमवर्क में? तो सारे शिया? सर 8 क्वेश्चंस। नो बेटा, 11 12 तक कहा था आपको करने को, 12 तक होमवर्क था। रुद्र आपने? नहीं, संडे क्लास बेटा रहेगी क्योंकि बिकॉज वी हैव टू लीव आफ्टरवर्ड्स, तो फिर हम अभी वापस आए थे, तो वो क्लास भी पेंडिंग है, आज अपलोड होगी, आज की क्लास के साथ ही अपलोड होगी वो। अच्छा, आपने कल एब्सेंट थे आप? ओके, आज तो करे हैं तुमको भी डाउट। ठीक है। सेवन्थ, एट्थ, ओके सर, क्योंकि सेम क्वेश्चन है सभी। कह रही कितने क्वेश्चन क्या आपने? फिफ्थ तक की है? कल मैंने ज्वाइन नहीं करी। नहीं नहीं, फिर रिकॉर्डिंग देखोगे अभी आप? अदरवाइज आज होमवर्क चेक करके ही अलाउ करना था, बट अब ये बेनिफिट मिल रहा है सबको, क्लास रिकॉर्डेड अभी तक अपलोड नहीं हुई। ठीक है बेटा, तो आज का डे और दे रहा हूँ मैं, आज आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, आज की क्लास और यस्टरडे क्लास दोनों अपलोड हो जाएगी। देखने के बाद आज होमवर्क के डाउट्स भी हो जाएंगे, आपने इसको कंप्लीट करने, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज हम। वहां तक होमवर्क होगा आपका। नाउ 10th क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, स्टिल डाउट? सर एक बुक में 9 क्वेश्चन रखा डी के में। बुक में 9 थे, ये न्यू बुक है आपके पास? सबके पास ऐसे ही बेटा 9 क्वेश्चन है ये, कुछ सोल्ड गुड्स टू पुष्पा। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, इसको 9 अज्यूम कर लेते हैं। इससे पहले सीक्वेंस तो मैच हो गया, पहले क्वेश्चन का सीक्वेंस तो मैच हो रहा है, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन में आते हैं, तो आपकी बुक्स में 10th है, एक्स ड्रॉज ऑन वाई अ बिल फॉर 4000, ठीक है, कोई बात यस नहीं, सीक्वेंस तो सेम ही रहेगा। मैंने एक बार सीक्वेंस चेक कर लिया था फास्ट ट्रैक पे, नंबरिंग तो मैच नहीं की होगी, ठीक है। अब देखिए बेटा, आज का ये 2 क्वेश्चन हैं, लास्ट क्लास में हम अब कॉम्प्रिहेंसिव केसेस में आगे थे, जहां पर आपको एक ही क्वेश्चन में चारों केस मिलेंगे, रिटेन्ड, डिसऑनर, वो सारे केस, सॉरी, रिटेन्ड, डिस्काउंटेड एंड और सब केसेस। तो 10th क्वेश्चन मैच करिए जो भी आपने होमवर्क में ट्राई किए। तो फिर किसने किया थी? आपने तो किया ना, ये क्वेश्चन आपने भेजा था होमवर्क, यस सर। मैच कर लो बेटा अपने नोटबुक में ना, क्योंकि कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, चेक करो। और सर जो इमेजिनरी नोट होता है सर, कई बार जनरल एंट्रीज भी बता सेम बेटा, सही ना। हाँ, थ्योरी में परमिसिव नोट का मीनिंग डिफरेंट है, कि वो बायर लिखता है, प्रॉमिस है, प्रैक्टिकल डिफरेंस है, लिखेंगे उसको हम बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल। तो बिल्स एक्सचेंज या परमिसिव नोट के जो अकाउंटिंग नेम्स हैं वो सेम है। ओके एवरीवन, सबको सुन रहे हैं? बिल्स एक्सचेंज या परमिसिव नोट जब हम लिखेंगे, इनको रिकॉर्ड करेंगे तो वैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो बायर लिखे तो परमिसिव, सेलर लिखे तो बिल्स एक्सचेंज, बट एंट्री वही रहेगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू बायर, और बायर बोलेगा सेलर डेबिट टू बिल्स पेबल, एंट्री वही रहेगी। ठीक है बेटा, अब इसमें 4 केसेस हैं। देखिए, एक्स ने वाई पे बिल लिखा 4000 का, वाई ने एक्सेप्ट कर दिया, ड्यू डेट पे पे कर दिया। तो ऐसी प्रैक्टिस के लिए दिया है कि सपोज अगर बिल ड्यू डेट तक एक्स के पास रहता है, तो वेरी सिंपल, अब यहाँ सेल परचेज की एंट्री नहीं है, नोट डाउन, अगर नहीं है तो आपको कोई मतलब नहीं, इट मीन वो पहले हो चुकी, इट इज वाई ने एक्स को पैसे देने हैं या एक्स ने वाई से लेनी है, तो बी आर टू वाई, ओके, देन कैश टू बी आर। अगर बिल डिस्काउंट करवाओगे तो कितने में डिस्काउंट करवा रहे हैं वो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्या लिखे हैं? डिस्काउंट चार्जेस कितने हैं? 100। तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। बैंक डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बीआर। अगर हम जेड को इंडोर्स कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे एक पॉइंट समझाया गया कि डिस्काउंट का तो चलो कैलकुलेशन होती है, वो इसमें दी हुई है करके 100 रुपीज,
नहीं तो हमें कैलकुलेट करना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ये इसका मीनिंग क्या है? हु विल एक्सप्लेन, बताइए। So discount received 80 rupees. यस, बिकॉज हमारा जो बीआर जाएगा हमारे क्रेडिटर के पास वो कितने का जाएगा? 4000 का। यस, और 80 रुपीज हमें डिस्काउंट मिल जाएगा नॉर्मली जैसे हम पेमेंट करते हैं। तो ये भी एक मोड ऑफ पेमेंट हो गया कि आप किसी को कैश दे रहे हो, चेक दे रहे हो, या आप क्या दे रहे हो? बिल्स रिसीवेबल, मोड ऑफ पेमेंट है। डिस्काउंट तो आपको मिलेगा मिलेगा। तो इसलिए अब एंट्री चेक करो आप। Z जो डेबिट होगा आपकी बुक्स में वो 4080 से होगा, बट टू बिल्स रिसीवेबल काउंट 4000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड काउंट 80। देन नेक्स्ट, अगर बिल बैंक को हम कलेक्शन के लिए भेज रहे हैं तो एक याद है कल क्या बताया था, हम एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट कर देंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बीआर जस्ट। फिर जब पैसा बैंक में आ जाएगा, चाहे वो चीज सेम डे हो रही है या एक गैप पे हो रही है, डेट्स आर नॉट गिवन, तो हम डेट्स को देखो कुछ नहीं लिख रहे, ब्लैंक चल रहा है डेट का बोलो। तो जब पैसा बैंक में आ जाएगा तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अगर सेम डे भी ये होता है तो भी आपको दो एंट्रीज बनानी है, क्योंकि पहले आप बिल बैंक में सबमिट कराओगे उसकी एंट्री होगी, फिर बाद में बैंक आपको इन्फॉर्म करेगा, वो सेम डे भी कर सकता है, 2 डेज के बाद भी कर सकता है। तो जब पैसा बैंक में आ जाएगा बैंक डेबिट, और मोस्टली बैंक डेबिट कब होता है? मैच्योरिटी डेट पे, बिकॉज पैसा मैच्योरिटी डेट पे ही आपके अकाउंट में आ जाता है। बट आप बिल 2 दिन पहले या कभी भी बैंक को कलेक्शन के लिए दे सकते हो। ये 4 केसेस है बेटा। ये संडे की क्लास थी जिसमें चारों केसेस करवाए गए थे। फिर वाई की एंट्रीज करनी है हमें। वाई की एंट्रीज वही रहेंगे हमेशा 2 बस सब केसेस में, बिकॉज वाई को तो पेमेंट करनी है। पहले क्या होगा? हाँ, पहले वाई बिल्स पेबल एक्सेप्ट करेगा, परचेजेस टू एक्स वाली एंट्री यहाँ नहीं है, सेकेंड एंट्री है एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल, और थर्ड एंट्री जो होती है हमेशा बिल्स पेबल टू कैश। उसके बाद फिर नेक्स्ट, अब यहां पर इंपॉर्टेंट केस है, ये क्वेश्चन हम लाइव करते हैं अभी। किसने ट्राई किया आप में से ये क्वेश्चन 12th अभी तक, जिनका हो भी गया है, डन है और कोई डाउट नहीं है? एनी ऑफ यू? So मैंने 11th कंप्लीट नहीं किया था, पर बाकी सारा कर लिया था। तो लेट्स डू 11th क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद तो फिर चेंज हो जाएगा, डिबेट का पॉइंट आ जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो अब आपकी न्यू बुक्स में क्वेश्चन नंबर 11th है ये। ठीक है, रीड करो एक बार क्वेश्चन, एवरीवन रीड द क्वेश्चन। दिया आपने फिर 12th क्वेश्चन ट्राई किए? Yes sir. 11th क्वेश्चन रीड करें, और इसका एक वो टेबल बनाओ, आपको ज्यादा टेबल बनाना पड़ता है। डेट लिखो, अमाउंट लिखो, सबकी ड्यूरेशन लिखो, कितने ड्यूरेशन का बिल होता है, और फिर मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करो। देखिए फर्स्ट बिल है 20,000 रुपीज का, और फर्स्ट बिल कब पेबल है, और सभी बिल कैसे पेबल है? फॉर ऑल द सेल्स एक्स ड्यू बिल्स ऑन वाई पेबल आफ्टर 60 डेज। ये 4 सेल हुई है इसका मतलब।
अब यहाँ डेट्स को भी ध्यान रखना है, सीक्वेंस को भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। 60 डेज के बाद बिल पेबल होगा। तो ये बताओ पहले बिल की ड्यू डेट क्या होगी? जिन्होंने ट्राई किया, जिनको आता है आंसर बेटा, वो पार्टिसिपेट करेंगे। अर्नव अभी तक पहुंचे नहीं आप? नो सर, अभी सर यहाँ पे जाम लग चुका है, मैं थर्ड वाली साइड पे आ रहा हूँ इसलिए। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ले लो क्लास। हाँ जी, जनवरी 1 2017 को अगर एक बिल लिखा और वो बिल 60 डेज का है, तो 60 डेज ऐड करो इसमें, कितना होगा? जनवरी के कितने डेज होंगे? 30 डेज। 30 डेज जनवरी के होंगे, और फेब के 28। इट मीन्स 2 दिन रह गए सिर्फ। मार्च के 2 दिन हो गए, 3 दिन ग्रेस। ग्रेस। यस, 3 डेज ग्रेस। इट मीन्स मार्च 5। मार्च 5। हाँ, मार्च 5। तो आज हम और डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, नो इशू। सब लोग सब इक्वल आ जाओ नेक्स्ट क्लास से पहले, होमवर्क डन करके। और सब में सेम केसेस हैं, पहले तो ड्यू डेट निकालनी है आपको। अब अगर पहले बिल की ड्यू डेट, आप प्रॉपर टेबल बना के वहां वर्किंग नोट दिखा सकते हो, लेकिन फास्ट टाइप पे बनाना है टेबल, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना उसके ऊपर। तो फर्स्ट बिल ड्यू होगा 5 मार्च को। ये बताओ 2 बिल्स के बीच में कितना गैप है? पहला बिल और दूसरे बिल में कितना गैप है? 7 डेज। तो इट मीन 7 डेज और अब आप दिमाग मत लगाओ बोला, नहीं तो क्या होगा, जनवरी 8 में 60 डेज और ऐड करोगे आप, तो वही पहुंचेंगे ना हम। 3 दिन की रेस भी ऑलरेडी ऐड कर दी हमने। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि पहले वाले बिल और दूसरे वाले बिल में अगर 7 डेज का डिफरेंस है, तो मेच्योरिटी डेट में 7 डेज का डिफरेंस होगा। इट मीन अगर इसकी मेच्योरिटी डेट 5 मार्च है, तो सेकंड बिल की ड्यू डेट, यस, मार्च 12 होगी। गुड। और फिर नेक्स्ट बिल में कितना डिफरेंस है? मार्च 14। मार्च 14, 2 डेज का डिफरेंस है। और फिर नेक्स्ट बिल में 19। मार्च 19। यस, मार्च 19, 5 डेज का डिफरेंस है। सिंपल है। तो एक बार आपने अगर एक बिल की ड्यू डेट निकाल ली, फिर आगे तो जितना गैप है, चाहे वो 1 मंथ का गैप है या डेज में गैप है, बढ़ते जाओ। ग्रेस डेज एक बार ऐड हो गए तो ऑटोमेटिक सब में ऐड हो गए। अब यहाँ एक अजम्पशन है कि जिस दिन सेल हो रही है उसी दिन बिल लिखा जा रहा है, क्योंकि अगर नहीं बताया कि बिल कब लिखा गया, तो ये पहली अजम्पशन है बेटा आपके चैप्टर की। अगर मैंने जनवरी 1 को सेल की, तो बिल भी जनवरी 1 को ही लिखा जाएगा। तो अब इसकी एंट्रीज कैसे बनी, आगे वो रीड कर लेते हैं एक बार। सेल होगी, बिल लिखा गया, उसके मेच्योरिटी डेट भी आ गई चारों की, एक वर्किंग नोट रेडी हो गया आपका साथ साथ में। बिल ड्रॉन ऑन जनवरी 1 वाज रिटेन्ड बाय एक्स। अब आप उस वर्किंग नोट में बेटा एक चीज और डाल सकते हो, रिमार्क्स डाल सकते हो। सपोज ये आपका वो टेबल बन रहा है, उस टेबल में मैंने रिमार्क्स ऐड कर देनी है कि किस बिल के साथ क्या क्या हुआ। पहला बिल जो जनवरी 1 को लिखा गया, वो क्या है? रिटेन्ड। मैं यहां लिख दूंगा रिटेन्ड, सो दैट पूरा क्वेश्चन एक वर्किंग नोट में कन्वर्ट हो जाए, फिर हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर उसके बाद सेकंड बिल जो जनवरी 8 को था, वो डिस्काउंट किया, तो लिख दो डिस्काउंटेड एट द रेट 9% पर एनम। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप वर्किंग नोट में डाल सकते हो, इससे आप भी इजी हो जाओगे, फिर क्वेश्चन दोबारा रीड नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में 80% स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक्स करते हैं, सीक्वेंस का, डेट का, फिर एकदम से मैच्योरिटी डेट निकल जाती है, ये सब होता है, कटिंग होती है ना। तो अगर पीसफुली करना है तो जस्ट स्पेंड 5 मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंस्टेड ऑफ कि हम बाद में कंफ्यूज हो और बाद में वो टाइम दोबारा लगाएं, पहले ही इस वर्किंग नोट के अंदर सब डिसाइड कर लो कि 4 बिल हैं, चारों का अमाउंट, चारों के डेज अगर सेम अलग अलग होते तो वो लिख देते, अभी तो सेम ही चलेगा सबका, मैच्योरिटी डेट और क्या हुआ उस बिल का। थर्ड बिल क्या किया हमने? एंडोस्ड। किसको एंडोर्स किया? हाँ, जेड को किया, कितने बदले में? 10,400 में, ये लिख दो बस, एंडोर्स टू जेड फॉर 10,400। नेक्स्ट लास्ट बिल क्या किया? सेंट फॉर कलेक्शन। कंप्लीट में लिखो बस, फॉर कलेक्शन ऑन किस डेट को? मार्च 12। इस तरह से बेटा आप सारे केसेस को यहां
ला सकते हो। रिटेन्ड, डिस्काउंटेड, एंडोस्ड एंड सेंट फॉर कलेक्शन। तो जब तो देखो एक बार क्वेश्चन तो रीड करने ही होता है आपको। अब अगर ये क्वेश्चन आएगा 99% तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, ये तो ओनली फॉर प्रैक्टिस है। इतना लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा वहां पे तो वो एटलीस्ट 12 मार्क्स का होगा। तो आपके एग्जाम जो 40 मार्क्स का होने हैं उसमें से इस चैप्टर के पास तो 12 मार्क्स नहीं है या 10 मार्क्स भी नहीं है। तो एक जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वो आएगा आपको, वो लॉन्ग नहीं आएगा इसमें से। पर अगर टीचर डिसाइड करता है बिकॉज ये स्कूल एग्जाम है, तो अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन डिसाइड करता है आपके पास टाइम भी है ना, तो 5 मिनट्स तो आप लगाओगे क्वेश्चन रीड करने में। तो 5 मिनट्स के अंदर ही क्वेश्चन रीडिंग के साथ साथ ही क्या बन जाएगा, वर्किंग नोट। दोनों काम हो जाएंगे, क्वेश्चन रीड हो गया, वर्किंग नोट बन गया। अब आपको सिर्फ एंट्रीज लिखनी है, प्रोफॉर्मा ड्रॉ करके आपको एंट्रीज पास करनी है, जिस पे टाइम नहीं लगता ज्यादा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, डेट्स फाइनल है हमारी। तो पहली एंट्री, अच्छा इसमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स भी करनी है, वाई भी करनी है, और बाद में फिर इनके अकाउंट्स भी बनाने हैं। अगर मैं एक्स की बुक्स बना रहा हूं तो एक्स की बुक्स में किसका अकाउंट बनेगा, वाई का, क्योंकि वाई उसके लिए डेटर है। अगर मैं वाई की बुक्स बना रहा हूं तो वाई के जर्नल में किसका नाम आ रहा है, एक्स का, क्योंकि एक्स सेलर है, क्रेडिटर है। तो वो दो अकाउंट भी बनाने हैं। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिस है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट, क्या होगा, हम एंट्री सेल करेंगे, सेल की आपकी स्पीड है, मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, साथ साथ लिखते रहिए बेटा। एक फुल पेज ले लीजिए, जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स बनाइए, टेक वन फुल पेज। आज का डे फाइनल डे है एक तरह से प्रैक्टिस का, इसके बाद कुछ नया नहीं आएगा, बस यही सब चलता रहेगा पूरे चैप्टर में। डिसऑनर केस सिर्फ एक एंट्री है, रिवेट ओनली वन एंट्री है। तो आज के डे को इंपॉर्टेंट मानते हुए प्रैक्टिस को फोकस करें और उसको होमवर्क को डन करें। पहली एंट्री, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट, गॉट इट। डेट लिख दो, जनवरी 1 2017। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे हैं अभी लाइव, साथ साथ में लिखते रहिए आप। जनवरी 1 ईयर 2017 एक बार मेंशन कर दो ऊपर, और नरेशन के बाद लाइन ड्रॉ कर दो पर्टिकुलर्स के कॉलम में। सेकंड, सेम डेट को बिल लिखा गया तो डेट वही से लिख दो, जनवरी 1। अब बिकॉज इस टेबल में ना कई मंथ्स आ जाएंगे, तो इसलिए हमें लिखना पड़ता है जनवरी फरवरी मार्च। नॉर्मल कहते हैं कि जनवरी मंथ का जर्नल चलता है तो हम एक बार जनवरी लिख देते हैं, पर यहाँ तो लिखना ही पड़ेगा वो हमें, क्योंकि आगे फेब आएगा, मार्च आएगा। तो जनवरी 1, फिर जनवरी 1 को बिल आ गया, लेकिन बिल रिसीवेबल नंबर 1 है ये। तो कल आपको बताया था मैंने, सोल्यूशन में तो ऐसे ही 1 2 3 लिखा होता है, आप प्रॉपर लिखो बिल रिसीवेबल नंबर 1, क्योंकि इसकी पहचान इसी इसी नाम से रहेगी कि जो पहले वाला बिल है, नंबर 1 वाला जो बिल है उसके साथ क्या किया आपने। तो बिल रिसीवेबल नंबर 1, अकाउंट डेबिट टू वाई 20,000। लिख दो बिल एक्सेप्टेड बाय वाई, या वाई एक्सेप्टेड द बिल। वाई एक्सेप्टेड द बिल, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई। पैसिव एक्टिव कैसे लिख दो। उसके बाद फिर बेटा दो एंट्रीज पे रिपीट करो, फिर दो एंट्री रिपीट करो, करो जल्दी से। अब आपको 4 बार सेल करनी है, हर बार डेट अलग होगी, अमाउंट अलग होगी, एंट्री सेम रहेंगी। पहले आप प्रोडक्ट बेचोगे, फिर उसके अगेंस्ट बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट करोगे। लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3, ये दो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट थे बेटा। अगर ये कहीं भी मिस हुए आपके और इसका होमवर्क आपने नहीं किया तो वो प्रायोरिटी बेसिस पे करिए। लेक्चर 4 5 6 तो उसी पे बेस्ड है, तभी समझ आएंगे जब आपको लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 दोनों आते हैं। कल का लेक्चर बाय चांस रह गया, वी वर नॉट देयर, तो आपको मिल जाएगा आज। पहले लेक्चर 2 देखना, फिर 3 देखना जो भी पेंडिंग है।
अब यहाँ रुकना एक बार, जनवरी 8 के बाद रुक जाना बेटा, क्योंकि अब यहाँ जो मैं आपको बताता था कि ये क्वेश्चन किस पे बनाया गया है, ध्यान सुनो बेटा इस बात को। स्टूडेंट सिली मिस्टेक्स करें, मैंने जैसे आपको बोला ना, आप 4 बार सेल कर दो और 4 बार बिल ले लो, पर ऐसा करते करते तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, देखो ना हम किस डेट पे पहुंच जाएंगे, जनवरी 15 पे। तो क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो उसके बाद हुआ है, जैसे डिस्काउंट कराया बैंक में, एंडोर्स किया, क्या वो सब कुछ जनवरी 15 के बाद है? डेट की इंपॉर्टेंस तो समझो ना आपको, अभी इतना टाइम हो गया अकाउंट्स में, मई ऑनवर्ड्स, जितना टाइम भी आपने लगाया अकाउंट्स में समझ तो डेट वाइज लगता है जर्नल, इसे डे बुक, डेली रिकॉर्ड्स हैं। तो जब ये लिखा हुआ है देखो ध्यान से कि जनवरी 8 को, ये मिस्टेक है बेटा, करते हैं 80% रूल करते हैं, मैं 20% को साइड पर देता हूँ। 80% स्टूडेंट्स इस डेट को नोट ही नहीं करते कि हमने बैंक में जनवरी 8 को जाना है, तो आप पहले आगे निकल जाते हो, फिर यू टर्न लेते हो। तो सोचो अगर आप जनवरी 8 के बाद वाली सेल दिखा दो पहले, जनवरी 10 वाली सेल, इस क्वेश्चन में ये फोकस है। अगर जनवरी 10 की सेल पहले कर दोगे फिर हम वापस आ नहीं सकते, ओके। तो इसलिए डेट का खास ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट भी बना सकता हूँ, 6 मार्क्स इतना, पर उसमें भी ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है ना। एक सेल की मैंने जनवरी 1 को, जनवरी 5 को मैंने आपको बैंक में भेज दिया, और जनवरी 8 को एक और सेल कर दी, तो डेट वाइज दिमाग में, और ये कोई इट्स वेरी सिंपल थिंग, कॉमन सेंस की बात है कि जनवरी 8 के बाद 15 आएगा या 10 आएगा, है ना। तो इसलिए जनवरी 8 को पहले सेल करो, सेल करने के बाद अब पहला बिल कुछ आपको कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं, पहला बिल तो आपके पास ही रहेगा, उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन सेकंड बिल कहां जाएगा, बैंक में डिस्काउंट होने के लिए। इसलिए ये लिखा गया है, क्वेश्चन बार बार देख रहे हो आप, ध्यान से देखिए, जनवरी 8 2017 को ये बिल बैंक में डिस्काउंट करवाया गया 9% पे, तो आप जनवरी 8 को क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए अब आप सेकंड सेल करने के बाद 25,000 की बैंक में जाओगे और डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे। हाँ जी, डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है एवरीवन? सेकंड बिल गया बैंक में, क्योंकि सेकंड बिल अभी भी आया था आपको, जिसको बिल रिसीवेबल नंबर 2 लिखना है, ऐसे 2 नहीं लिखना पीछे, बीच में लिखना है, उसके बाद अकाउंट, बिल रिसीवेबल नंबर 2 को ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, बिल रिसीवेबल ब्रैकेट में नंबर 2, बाहर अकाउंट डेबिट 2y। अब ये बिल आप बैंक में लेके जा रहे हो, अच्छा अब पहले वाला बिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये एक ओपन चैप्टर है बेटा, जैसा थॉट प्रोसेस चलेगा वैसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर बोलते हैं फर्स्ट वाला बिल लेके गए बैंक में, तो फर्स्ट बिल कितने का है, 20,000 का, क्योंकि वो आपकी चॉइस है, यू आर द ओनर ऑफ दैट। आपके सामने 2 बिल पड़े हैं, आप उठा के कोई भी ले जाओ बैंक में। अब आपको 20,000 चाहिए तो पहला बिल ले जाओ, 25 चाहिए तो दूसरा बिल ले जाओ, तो अब दूसरा बिल लेके जा रहे हैं, तो 25,000 पे 9% पर एनम, जैसे अब आपको मैंने कल की क्लास में सिखाया था कि डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है, ये एक अमाउंट होती है, रेट ऑफ डिस्काउंट है। कल की क्लास नहीं भी लगाई, अगर आप ट्राई करोगे तो 50% तो समझ आएगा ही आएगा, रेस्ट कल का लेक्चर देखने के बाद सब समझ आ जाएगा। अब ये बिल कितने मंथ्स का है, 60 डेज का है, राइट जी, 6 by 360 यस। अब यहाँ पर 1 ईयर 360 डेज का है या 365 डेज का, क्या कुछ ऐसा मेंशन है? आपको इजी करने के लिए मेंशन होता है कई बार दिया। 360 कैसे कह रहे हो आप? so 365 ओके ओके ठीक है। तो क्वेश्चन में समटाइम्स होता भी मेंशन, अज्यूम ईयर इज इक्वल टू 360 डेज, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए, बट अब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बिल 60 डेज का है और सेम डे बैंक में जा रहे हो। देखो जनवरी 8 को बिल आया, अब जनवरी 8 को चले गए, ये इस बात की इंपॉर्टेंस है। अगर ये पहले वाला बिल होता, पहले वाला बिल किस दिन लिखा गया बेटा, अब ये चीज ध्यान से देख लो, देखो इधर ये स्पेस आपके लिए यहाँ रखा गया वर्किंग के लिए। अगर पहले वाला बिल जनवरी 1 को लिखा गया और वो जनवरी 8 को बैंक में जा रहा है, तो 7 डेज डिले हो गया, तो नोट किसको करेंगे एवरीवन, डिले। डिले कितना डिले हुआ, आप कहीं पे 7 दिन लेट पहुंचते हो, आपका 60 डेज का कोर्स था, 7 दिन लेट पहुंचे तो बाकी दिन कितने लगे, 53।
ग्रेस डेज के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता। नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, पॉइंट टू बी नोटेड। ग्रेस डेज पे इंटरेस्ट नहीं लगता, वो फ्री में दिए गए हैं, तभी तो ग्रेस है। आपको काउंट विदाउट ग्रेस डेज का ही इंटरेस्ट करना है, तो अदरवाइज तो 63 डेज रहते। देखो देखो ना, अगर सोचो कभी आपने बोला नहीं 63, ग्रेस डे तो ग्रेस डेज है ना, फ्री के हैं वो तो। बिल का टेन्योर तो कितना है, 60 डेज है, तो हम 60 डेज का ही निकाल लेंगे। और उस केस में अगर 7 डेज लेट जाते आप तो 7 डेज माइनस हो जाते, तो बचे कितने, 53। तो पहले वाला बिल अगर आ जाता बैंक में तो 53 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता। बट अभी तो सेकंड बिल जा रहा है और सेम डे जा रहा है, कोई इशू नहीं है। 60 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, अभी आपको करना ही पड़ेगा। करो बेटा, कितना आएगा, 25,000 इंटू 9% इंटू 60/365। किसने कैलकुलेट किया है तो बताइए, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, मैनुअली करो। सही पॉइंट्स में आएगा तो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। यस, करना भी आपको राउंड ऑफ। वही 0.5 से ज्यादा है या 0.5 है तो नेक्स्ट 1 रुपी तक आ जाओ, और 0.5 से कम है तो उसको इग्नोर कर दो। कितने आ रहे पहले, एग्जैक्ट कितने आ रहे पहले, So 370. 370। Yes. राउंड फिगर करने से पहले कितना आ रहा है, राउंडेड ऑफ करने से पहले, 369.8. ओके। तो इसलिए अब हम इसको राउंडेड कर देंगे, 370 कर देंगे। ये रेयरेस्ट केस है, ऐसा शायद आपको बुक में और क्वेश्चन मिले भी ना। रेयरेस्ट केस है, आपके स्कूल एग्जाम में भी नहीं आएगा कि जहां आपको ऐसे 365 से डिवाइड करना पड़ रहा है। हाँ, अगर वो कहते कि एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, फिर आपके लिए बहुत ईजी रहता, फिर तो 1/6 हो जाता सीधा काट के, फिर तो कटिंग हो जाती है ना 60/360 की। पर अभी आए हैं तो करना पड़ेगा, फिर डिवाइड ही करना है। तो 370 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया एवरीवन। जो लोग भी बाद में रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि येस्टरडे स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, इस कारण से आज भी नहीं वो क्लास लगा रहे, एज पर आई गॉट द मैसेजेस कि हम दोनों लेक्चर्स एक साथ ही रिकॉर्डिंग से कवर करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल नंबर 2, यहाँ पे नंबर 2 जो भी हम लिखेंगे, तो बिल रिसीवेबल नंबर 2 भी आपसे चला गया। ठीक है जी, हो गया ओके। अंडरलाइन और नरेशन। अब जनवरी 8 के बाद कौन सी डेट आएगी, जनवरी 10 जनवरी को हमने क्या किया, सेल की। तो आ जाओ जी, थर्ड एंट्री पे आ जाओ। डिस्काउंट की एंट्री पे किसी को डाउट हो, आपका बी आर 25,000 का जा रहा है, एक बार फिर से सुन लो बेटा। 25,000 क्या था आपके लिए, पहले एसेट थी, बी आर आपके लिए क्या है, एक एसेट। एक एसेट कम हो रही है, उसके अगेंस्ट एक एसेट इंक्रीज हो रही है, बैंक। बट बैंक जो इंक्रीज हो रहा है वो 24,630 से हो रहा है, बाकी जो रह गए 370 वो आपका लॉस है या एक्सपेंस है, क्योंकि दोनों का नेचर डेबिट है ना। ये एक्सपेंस है, लॉस क्यों नहीं है, बिकॉज ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर हम अपनी मर्जी से नोइंगली ऐसा कर रहे हैं। ये हमारी एक फाइनेंस कॉस्ट है, क्या है ये, फाइनेंस कॉस्ट, पैसा रेज करने की कॉस्ट। क्योंकि मुझे फंड्स की नीड आज है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, बैंक थोड़ी मुझे प्रेशराइज कर रहा है कि मेरे पास आओ, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ और इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ बैंक को। तो इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं ये, जिसको यहाँ डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं, होते ये प्योरली इंटरेस्ट है, बट ये टर्म ही डिफरेंट है बैंक्स के अंदर। बैंक इस इंटरेस्ट को डिस्काउंटिंग बोलते हैं कि वो बिल को डिस्काउंट कर रहे हैं। जैसे हम किसी बोलते हैं ना कि 500 की चेंज दे दो, अब कोई 500 की चेंज के बदले में आपको 490 दे दे,
कि 10 रुपये मेरे चार्जेस हैं। कई लोग ऐसा करते भी हैं, उनके पास कभी भी चले जाओ चेंज मिल जाएगी आपको। किस चीज की चेंज चाहिए बताओ जी, आपको वो कॉइन्स में भी दे देंगे, है ना, रुपीज में भी, जैसे भी चाहिए, बट उसके चार्जेस होंगे। वो आपके 2000 के नोट के बदले में वो आपको 10-10 के नोट दे देंगे। बहुत बहुत ये एक्सपेंसिव होता है, 10-10 के नोट मिलते नहीं है। 20 का नोट, 10 का नोट, 50 का नोट, पर 2000 के आपको मिल जाएंगे, बट दे विल चार्ज आई थिंक 200-300 ऑन दैट। बट 2000 पे देके आपको 1800 मिलेंगे। ये वही चीज है। तो बैंक ने भी वो टर्म पकड़ ली कि हम एक तरह से आपका 2000 का बिल डिस्काउंट कर रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो वो आपके चार्जेस हैं, इंटरेस्ट चार्जेस। तो ये एक्सपेंस है, डेबिट होगा। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद बेटा अब आप आइए, वाई डेबिट टू सेल्स 10,000, हमने वाई को गुड सेल कर दी 10th को, फिर वाई पे भी लिख दिया, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। बी आर नंबर 3, अब ये नंबर 3 हो गया, बी आर नंबर 3 टू वाई, नरेशन 9 ड्रॉ कर दी। हाँ जी, अब ये 2 एंट्रीज लिखिए आप जनवरी 10 की। ओके, चले आगे। देन अब जनवरी 10 को क्या किया आपने, वो ऊपर क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन में आ जाओ बेटा फिर से, क्या लिखा है यहाँ पर, ऑन जनवरी 10 जैसे ही आपने थर्ड सेल की, थर्ड बिल आपने एंडोर्स कर दिया। अब यहां हम पहले वाला बिल भी एंडोर्स कर सकते हैं, पहले वाला बिल भी एंडोर्स कर सकते हैं हम। अपने को 10,400 रुपीज में हमने थर्ड बिल एंडोर्स कर दिया इन फुल सेटलमेंट, जिसका मीनिंग क्या है, हाँ जी गूगल एक्सप्लेन। 400 का डिस्काउंट, डिस्काउंट। क्योंकि Z हमारा क्रेडिटर है 10,400 से, मतलब हमने Z को, अब Z हमारे सीन में आ रहे हैं नया, ठीक है, सीन के अंदर Z आ रहा है, जो हमारा क्रेडिटर है उसको 10,400 आपने देने हैं, किस चीज के, क्योंकि आपने उससे गुड्स परचेज की होंगी क्रेडिट पे, क्योंकि आप एक सेलर हो तो आप बायर भी तो हो ना, गुड्स खरीद के बेचते हो किसी को, यू आर ए ट्रेडर। तो आपने Z से खरीदी थी, लेकिन वो 10,400 की थी, तो अब आपने Z को इस बात के लिए सेटल कर दिया, मना लिया कि आप इन फुल सेटलमेंट हमसे ले लो, पैसे नहीं है हमारे पास देने को। तो अब Z के पास बिल जाएगा, तो ये Z का सीन आ गया आपके पास। जैसे थर्ड बिल आपके पास आया जनवरी 10 को, तो आपने Z को बोल दिया Z डेबिट। अब Z डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि Z आपके लिए क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है। जब आपने, हाँ जी, दिया अकाउंट राइट ऑफ करने के लिए, यस, क्रेडिट को डेबिट करने के लिए, क्योंकि Z अगर आपका क्रेडिट, अब ये देखो हमारा जो टर्म 1 था वो क्यों इंपॉर्टेंट था, वो इन सब बातों के लिए था। जर्नल चैप्टर ने हमें ये सिखाया है कि अगर Z हमारा क्रेडिटर है, तो जिसने भी जर्नल चैप्टर अच्छे से किया उसको पता है कि Z अगर क्रेडिटर है तो उसकी नेचर क्रेडिट है, जब उसको पेमेंट होगी तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो Z डेबिट, Z डेबिट कितने से, 10,400 से, और हमने उसको बिल दिया 10,000 का। कौन सा बिल है ये, नंबर 3 वाला। तो टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 3, उसके बाद सिंपल, उसका नंबर फाइनली क्या आएगा, डिस्काउंट 400 का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, यस, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सो एवरीवन, आप सब रिकॉर्डिंग सुन रहे हो जो भी बाद में, तो इस चीज को नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। एग्जाम में 2 ही केस आते हैं, डिस्काउंट का या एंडोर्समेंट का। बैंक से डिस्काउंट कराया तो वो आपका एक्सपेंस है, तो वो डिस्काउंट डेबिट होगा। अगर आपने क्रेडिटर को दिया बिल और वहां से डिस्काउंट मिला, वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, जो बैंक वाला डिस्काउंट है वो एक स्पेशल टर्म है, उसे डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखते, डिस्काउंट चार्जेस बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस या फिर। लेकिन ये जो डिस्काउंट है डेटर क्रेडिटर वाला, ये वही है हमारा पुराने वाला, अलाउड एंड
रिसीव्ड, हमें रिसीव हो रहा है यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड 400। चलिए आगे, कोई प्रॉब्लम? ये 3 केस है, कल का लेक्चर इसी पे था। अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, जनवरी 15 को आपने फिर सेल कर दी एक, Yes. और अब वो सेल जो 40,000 की हुई है वो 4th नंबर बिल बन गया। उस बिल के साथ क्या किया हमने, वो 12 मार्च को जाके, इसका मीनिंग वेट करो, अब बिल ले लो वाई से और रख लो अपने पास। जब 12 मार्च आएगी, जैसे आपको बोलूं बेटा मैं आपको एक बुक दे रहा हूं, इसे रख लो, 12 मार्च को वापस करना, तो आपका एक्शन आज तो कुछ नहीं है, आप रख लोगे। वो बुक लेने के हैं आपके कोई ट्रांजैक्शन, वो आप रिकॉर्ड करोगे, बट वापस कब करनी है, 12 मार्च। तो आज एंट्री होगी बीआर आने की, सेल करने की, लेकिन वो बिल बैंक में जाएगा, वो 12 मार्च होगी। फिर ड्यू डेट पे बैंक में पैसे आएंगे। तो डेट को दिमाग में, यहाँ आपका स्टेट ऑफ माइंड मैटर करता है। जब अभी भी बेटा मैंने कल आपको समझाई थी बात, कल का डे संडे में समझाई थी बात आपको, पत्नी आपको समझाई थी +2 वाले बैच में, कि स्टेट ऑफ माइंड बहुत मैटर करता है। यहाँ पर आपके बैकएंड पे कुछ चलना नहीं चाहिए इस टाइम। अभी भी आप मेरी बात सुन रहे हो, लेकिन साथ में आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आप उतना लेकिन जाओगे यहाँ से जितना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना होता है बात को, पूरा ध्यान उस बात के ऊपर रखो ना, क्या लिखा है यहाँ पर, तो अपने आप को रिलेट करो इसके साथ, फिर सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो यहाँ लिखे है कि सेल करो, कर दी भाई, बस बात करते जाओ क्वेश्चन के साथ। सेल कर दी मैंने 40,000 की, उसके बाद फिर वहां से मुझे बीआर आ गया यस, लेकिन इस बीआर को रख लो, बाद में निकालेंगे। अब पहले वाला बिल भी रिटेन्ड हो गया अब आपके पास, लेकिन वो लिखे है रिटेन टिल ड्यू डेट, और ये बिल रिटेन टिल 12 मार्च। दैट्स वाई आपका वो क्वेश्चन रीडिंग और फिर उसका वर्किंग बनाना ये इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, इतना लॉन्ग अगर आता है एग्जाम में, तो अभी अगर यूनिट टेस्ट होंगे स्कूल के तो उसमें तो आ जाएगा। अगर बिल्स एक्सचेंज के ऊपर यूनिट टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो अगर आपका, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। अब बेटा देखो 15 जनवरी के बाद क्या डेट आती है, अब हम अपने वर्किंग नोट में चलते हैं। विदाउट वर्किंग नोट गुजारा नहीं होगा आपका। तो जनवरी 15 तक तो हमने सेल की, बिल लिखा, और बीच में 2 बातें और होगी, 2 इवेंट्स हो गए हमारे, एक बिल को डिस्काउंट पे भेजना और एक बिल को एंडोर्स करना। अब आपके डेट्स क्या आ रही हैं, यस बेटा फर्स्ट पहली डेट क्या आएगी, हाँ, इट मीन जनवरी 15 के बाद डायरेक्ट जंप 2 महीने बाद ऑलमोस्ट। इट मीन जनवरी के बाकी डेज में कुछ नहीं हुआ, क्रॉस कर दो, फेब में कुछ नहीं हुआ, क्रॉस, सीधा जंप 5 मार्च को। तो 5 मार्च वाला कौन सा बिल है, पहला बिल, वो कहां पड़ा है, आपके पास ही पड़ा है। क्या करना है उसका, पैसा रिसीव कर लो, रिटेन्ड है वो, ठीक है जी। अब रिटेन्ड है तो पैसा किसको मिलेगा, हमें मिलेगा, एक्स को मिलेगा पैसा, एक्स के पास पड़े बिल। तो देखो ये जो 20,000 का बिल था ना, जिसकी बात अभी तक हमने नहीं की, वो अब करेंगे, अब उसका पैसा आएगा 5 मार्च को। तो बस टीचर ने यही चेक करना है बेटा। अब इतनी सी बात पे अगर कोई टॉपर बनता है तो कितना इजी वे है क्लास में अपने आप को आगे रखने का, बट हर स्टूडेंट कर नहीं पाता। बहुत इजी है स्टेट ऑफ माइंड को शो करना कि 5 मार्च को ही मेरे पास पैसे आएंगे। कौन से बिल के, पहले वाले बिल के। तो बेटा नंबर 1 वैसा मत लिखना जैसा लिखा हुआ है सोल्यूशन में, ये पुराना लिखा हुआ है। तो आप लिखना कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट, जैसा डेबिट होगा वैसा ही क्रेडिट होगा, बाकी चल भी जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, टेम्परेरी अकाउंट है ना ये। और ये सब अकाउंट्स का नेचर क्या है, आप कई बार वाइवा में क्वेश्चन पूछता है टीचर कि इनका नेचर क्या है, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल का। तो क्या है बेटा, ये पर्सनल अकाउंट्स, बिकॉज ये हमारे डेटर्स के नेम है और क्रेडिटर पे, एक्स का नेम और वाई का नेम ही है ये। देखिए एक्स ने गुड्स वाई को सेल की, वाई डेबिट किया, फिर वाई को कैंसिल करके क्या ले लिया उसे, बीआर। तो बीआर भी तो किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को ही करता है। तो ये हमारे डेटर्स के नेम है, इसे पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। तो हमारे पर्सनल अकाउंट 2 तरह के होते हैं, एक डेटर्स और एक बीआरस।
इनका कॉमन नेम क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या बोला? ट्रेड रिसीवेबल्स। तो आपके जो थ्योरी क्वेश्चन है 1 मार्कर, उनमें ये पूछ सकते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, और उनका एग्जाम्पल क्या है? दैट इज डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। तो आज से ये बात शुरू हो जाएगी आपके साथ। आप प्लस 2 में जाओगे, किसी भी क्लास में जाओगे बेटा, ये पॉइंट आना ही आना है कि ट्रेड रिसीवेबल्स 2 तरह के होते हैं, डेटर्स एंड डीआर। तो आज की बात जब एक्सेप्ट करते हो वो माइंड में रहती है। फिर ऐसे ही ट्रेड पेबल्स 2 तरह के होते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो जो क्रेडिटर्स हैं उन्हीं को हम अपने बिल्स पेबल देते हैं। हमारे पे कोई बिल्स पेबल लिखता है और हम उस पर साइन करते हैं, जैसे जेड ने हमारे पे लिखा होगा, या हमने जेड को वाई वाला बिल दे दिया, तो इसलिए ये पर्सनल अकाउंट्स है हमारे। नेक्स्ट, अब यहां क्या लिखेंगे? बिल पेड बाय वाई ऑन मैच्योरिटी डेट। कैसे लिखो? कई तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। बिल इज पेड ऑन मैच्योरिटी, बिल इज पेड ऑन ड्यू डेट, बिल इज ऑनर्ड बाय वाई, बिल इज मेट बाय वाई। यस, बिल इज मेट बाय वाई। कैसे लिख दो? कोई नहीं रीड करेगा कि क्या लिखा आपने। बस नरेशन होना चाहिए कि इन सब का मीनिंग एक ही है कि वाई ने ड्यू डेट पे जाके पैसा देने से मना नहीं किया, क्योंकि मना करेगा तो हमारा नेक्स्ट केस है जिसको हम क्या बोलते हैं? डिसऑनर। अर्लियर आई डिसाइडेड प्लान टू डू टुडे डिसऑनर, बट जैसे कल आप लोग आए नहीं और आज होमवर्क कंप्लीट भी नहीं है, तो अभी इसी को फाइनलाइज करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तभी लॉन्ग क्लास रखी गई है कि रेगुलर क्लासेस आपसे मैनेज नहीं हो पाएंगी, मे बी दूसरे दिन आपका टाइम क्लैश करते हैं बाकी ट्यूशन के साथ। तो जब तक रेगुलर करने का ऑप्शन नहीं है तब तक आप ये लॉन्ग क्लास में रहिए। 15 मिनट्स टाइम लेट भी किया गया है स्टूडेंट्स का, स्कूल अगर लेट हुआ है, अदरवाइज तो मुझे कोई इशू नहीं, हम 3 o'clock भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। फिर 5th मार्च के बाद कौन सी डेट आएगी? मार्च 12। यस, तो 12th मार्च को क्या हुआ? हम 4th बिल उठा के बैंक के पास जा रहे हैं उसको देने के लिए। अब दोनों में क्या डिफरेंस था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब हम बैंक के पास डिस्काउंट कराने के लिए जाते हैं तब हम बैंक को बोलते हैं कि आज ही पैसे चाहिए, अभी दो मुझे पैसे। तो अगर अभी चाहिए तो डिस्काउंट लगेगा, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो अभी भी ये बिल क्या करा सकते हो? डिस्काउंट। बट अभी कौन डिस्काउंट करवाएगा? अब इसकी ड्यू डेट तो आने वाली है, 19 मार्च क्या है इसकी ड्यू डेट। तो आप क्यों 15 दिन के लिए या 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए पैसे बैंक को दोगे फालतू में? आप बैंक को बोलते हो कि नहीं भाई डिस्काउंट नहीं करना, हम आपके पास आए हैं पैसा मांगने नहीं आए, हमें डिस्काउंट नहीं करवाना, हम तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि प्लीज इस बिल को रख लो बिकॉज वी आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। ये बिल अपने पास रख लो और आप 19 मार्च को बायर के घर जाना, जैसे मैंने कल समझाया था, बायर के घर जाना, बिल को प्रेजेंट करना, पैसे लाकर हमारे अकाउंट में डाल देना। तो आपका बैंक आपके भी आप पे ही सर्विस देता है, क्योंकि बैंक का ये डिपार्टमेंट है जिसे कलेक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं, और वही डिपार्टमेंट आपका चेक भी कलेक्ट करता है। जैसे आपका फीस का चेक मुझे आता है तो मैं बैंक को दे देता हूँ, बस ड्रॉप कर देता हूँ, रिक्वेस्ट नहीं करता, बस ड्रॉप कर देता हूँ। बैंक मेरे भी आप पे काम करेगा क्योंकि बैंक मेरा एजेंट है, मैं उनका क्लाइंट हूँ। तो बैंक मेरे अकाउंट से वो चेक उठा के आपके अकाउंट तक जाता है, आपके अकाउंट से पैसे निकाल के मेरे अकाउंट में डालता है, तो उसके चार्जेस भी लेता नहीं बैंक आपसे। तो बैंक की फ्री सर्विस आपके लिए। जो बैंक चार्जेस क्वार्टरली लगते हैं उसी में समझो आ जाता है ये फीचर। तो यहाँ भी वही है, अलग से बैंक को चार्जेस नहीं ले रहा, अगर लेना चाहे तो ले भी सकता है, ये हर बैंक का अपना सिस्टम है। लेकिन यहाँ वो कुछ शो नहीं होगा, वो नॉर्मल बैंक चार्जेस होंगे। ये सब बातें कल भी बताई थी। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये एंटी पास हो जाएगी। ये हमारे लिए 4th ऑप्शन है एवरीवन, कि जहां हम बिल कलेक्शन के लिए दे सकते हैं, इसमें हमारे कोई चार्जेस लगते नहीं, लेकिन यहाँ पैसा भी हमें सेम डे नहीं मिलता, यू हैव टू वेट। ये है कि आप जाओ घूमने निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब आपकी टेंशन नहीं है। बैंक बोलता है नो वरी सर वी आर हियर, आप जाओ घूमो एंजॉय करो, ये बिल आपका आपके अकाउंट में आ जाएगा। कंडीशन है कि बायर दे दे पैसे। तो अभी तो आपका बायर बहुत बढ़िया है, पैसे दे रहा है। अभी जो परसों मिलेगा हमें बायर, वो ऐसा होगा कभी पैसा देगा नहीं, वो हमेशा क्या करेगा? डिसऑनर। वो समझो अब अच्छे वाले बायर आज ही हैं बस। इसके बाद आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे
तो सब में डिसऑनर केस होगा। अब 12 मार्च के बाद कौन सी डेट आएगी, चेक करें ऊपर कि बीच में कोई डेट आ रही है, बीच में देखो डेट्स आ रही हैं, तो जिसमें देखो एक तो 12 मार्च ही आ रही है, सेम डे ही आ रहा है, और एक 40 मार्च आ रहा है। तो ये बताओ क्या समझाया था मैंने कल आपको कि यहाँ इन दो डेट्स पे हम एक्शन क्यों नहीं ले रहे कुछ। क्योंकि पहले डिस्काउंट और वो एंडोर्स कर रहे हैं। सीधा और आंसर इसका है सिंपल कि सर ये बिल हमारे पास है ही नहीं, Yes. मैं क्या करूं। ये बिल से वो डिस्काउंट हाँ जी, के बारे में लॉस करते हैं। यस, हमने तो ये एंडोर्स कर दिए, डिस्काउंट के लिए दे दिए, मेरे पास है ही नहीं। जैसे मैंने किसी के बर्थडे पे उसको गिफ्ट दे दिया, पहले वो प्रोडक्ट मेरे पास पड़ा था पर मैंने आगे गिफ्ट कर दिया, अब उसके साथ मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं। अब उस प्रोडक्ट को कौन यूज करेगा, जिसको गिफ्ट दिया, उसकी ऑप्शन होगी वो तो। अब ये बिल किसके पास है, बैंक के पास, 12 वाला, तो बैंक जाएगा बायर के घर, तो बैंक की बुक्स होंगी या बायर की बुक्स होंगी, आपका कोई रोल नहीं है, बिकॉज बिल आपके पास नहीं है। क्लियर कट बेटा, एक सिंपल सा आंसर है कि सर मेरे पास नहीं है बिल। अपने आप को एक्स की जगह पे रख के सोचो, दैट इज द बेस्ट वे इन द वर्ल्ड। जब आपको कोई समझ नहीं होती है तो अपने आप को उस जगह पे रख के देखो। हम भी इमोशनल होकर यही बोलते हैं कि सर आप होमवर्क के लिए ऐसे डांट देते हो, अब हमें अपनी जगह रख के देखो, या आप अपने आप को हमारी जगह पे रख के सोचो, हम स्कूल भी जा रहे हैं, 3 ट्यूशन भी जा रहे हैं, होमवर्क भी कर रहे हैं, तो लाइक दैट किसी को समझाने का वे यही होता है। इसलिए अकाउंट्स में ये कॉमन सेंस कहलाता है, अपने आप को वहां पर रखो कि मैं यहाँ पे एक्स हूं, और बिल जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्यों एक्शन लूं। बिल मेरे पास वापस आएगा अगर क्या होगा, डिसऑनर। मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए आपका माइंड रेडी कर रहा हूं, अभी तो मेरे पास नहीं है ना आया, क्योंकि बायर इज ए गुड पर्सन, जेन्युइन पर्सन, और वो पेमेंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, बैंक को। तो बैंक जाने बायर जाने मेरा कोई मतलब नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट बिल किसको दे दिया, जेड को, तो जेड जाने, जेड जाएगा 14 मार्च को, क्योंकि बिल किसके पास है, जेड के पास। जेड जाएगा किसके पास, बायर के पास, तो बायर की बुक्स बनेंगी और जेड की, तो जेड और बायर की बुक्स आने दो, फिर वहां बात करेंगे। तो इसलिए बेटा इन दो डेट्स पे आपको रुकना नहीं है, इन दो एंट्रीज को आप पहले कर चुके हो, ये बिल हमारे पास नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं, मार्च 19। अब क्योंकि ये पैसा तो मेरे अकाउंट में आना है, लेकिन मेरे अकाउंट में आना है, कैश नहीं आना, क्योंकि जब आपने एक बार बिल बैंक को दे दिया आप बैंक से वापस भी ले सकते, ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया ना, समझो वो खत्म, आपकी ऑप्शन गई, जो चीज ड्रॉप कर दी खत्म हो, वो बैंक कलेक्ट करेगा और पैसा बैंक के अकाउंट में ही जाएगा। वो आप बैंक के अकाउंट से निकाल लेना, वो आपकी मर्जी है। 19 मार्च को आप एटीएम कार्ड से निकाल लो, ऑनलाइन ट्रांसफर करो, जो मर्जी करो, एक बार पैसा बैंक में आएगा। तो जितना आप इसके साथ रिलेट कर पाओगे अपने आप को, मुझे इतने हार्डवर्क की नीड ही नहीं है, बट मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए ऑल ओवर लाइफ, ये जो टर्म 2 के चैप्टर्स है ना आपके लिए, रेक्टिफिकेशन, बिल एक्सचेंज, फाइनल काउंट्स, ये आपके लिए लॉन्ग लाइफ चैप्टर, लॉन्ग लास्टिंग। हाँ, एक चैप्टर डेप्रिसिएशन भी कह सकते थे जो हो गया, अदरवाइज वो भी होना तो वो टर्म 2 में चाहिए था। तो ये चैप्टर्स हैं जो आगे यूज होने हैं आपके लिए, आपको इन्हें हमेशा याद रखना है कि अगर बिल कलेक्शन के लिए दिया है तो पैसा बैंक में आएगा, लेकिन किस दिन आएगा, ड्यू डेट पे। तो दो एंट्री से बनेगी, एक बार बिल देने की और फिर पैसा आने का, बट वो बैंक में आएगा। जबकि ये वाला पैसा कैश में आया 5 मार्च को, क्योंकि वो मैं लेने जा रहा हूँ बायर से, वो तो फिर कैश ही आएगा। अगर लिखा है कि बायर चेक दे रहा है तो हम क्यों ट्रस्ट करेंगे बायर पे, बायर को कैश ही देना पड़ता है, क्योंकि वो लास्ट डे है, उसको एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर वो चेक देगा फिर तो उसको एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, क्योंकि चेक पे फिर वो 2 दिन लगेंगे कलेक्ट होने में, तो मोस्टली वो कैश ही होता है। तो हर बात का लॉजिक है। तो यहाँ पे एक्स की बुक्स थी, अब ये कहा गया, देखो ध्यान से, कि एक्स की बुक्स बनाने के बाद क्या करो, इट्स लॉन्ग क्वेश्चन। अब वाई का अकाउंट भी बनाओ, किसकी बुक्स में, एक्स, अभी एक्स ही हो आप, सेलर ही हो, तो बीइंग ए सेलर आपको वाई का अकाउंट बनाना है। तो बेटा लेजर चैप्टर हम सबको आता है टर्म 1 में, अगर मेरे सामने जर्नल एंट्रीज हो और मुझे बोला जाए किसी भी अकाउंट को बनाओ, मैं बना सकता हूँ। अब मेरे सामने वाई की एंट्रीज हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले हमने वाई को जनवरी 1 को सेल की, अब आप एंट्रीज ओपन कर लो सामने और अकाउंट देखते जाओ।
इसको एज ए होमवर्क बना लेना। पहले एंट्री क्या की, वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000, फिर वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000। वैसे एक बार चल रहा हूँ, ठीक है, डेट पे चलेंगे वैसे तो। फिर 10,000, फिर 40,000। यू नो वाई को आपने 4 बार डेबिट किए और 4 बार ही क्या किए, क्रेडिट किए। सिंपल। पहले हमने बोला कि वाई से पैसा लेना है, फिर बोल दिया आ गया, बट पैसा नहीं आया, क्या आया, बी आर आया, जो आपका ये नया चैप्टर है। तो सेम डेट पे बाय बिल रिसीवेबल नंबर 1, बाय नंबर 2, बाय नंबर 3, बाय नंबर 4। पर वो नंबर 1 नंबर 2 अकाउंट से पहले लिखना है, NO.1 NO.2, बस अकाउंट बन गया। इट्स वेरी सिंपल अकाउंट, ठीक है। आएगा नहीं आपको एग्जाम में कि अकाउंट भी बनाओ। अब रेयर चांस मतलब एक स्कूल में आ सकता है, तो मैं नहीं कह सकता, बट नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा। ओनली फॉर प्रैक्टिस है कि जर्नल के बाद लेजर बनती है, आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि हम पहले कैसा करते थे, लेकिन हम कंप्लीट बनाते थे लेजर, सारे अकाउंट बनते थे, BR अकाउंट, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या बोला गया, वाई अकाउंट। जबकि हमारी बुक्स में तो जेड का नेम भी आया था, BR भी है, कैश भी है ना, बैंक भी है, डिस्काउंटिंग चार्जेस भी हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी है, सेल्स भी है, सारे अकाउंट ही है। तो फिर तो लेजर चैप्टर बन गया ना। तो लेजर चैप्टर आपके लिए नहीं है, यहाँ सिर्फ एक अकाउंट बनाने को बोला गया जो आपके लिए सबसे मेन है। मेरे लिए सबसे मेन कौन है, बायर। सब कुछ बायर के हिसाब से चल रहा है, बायर पेमेंट कब कर रहे हैं, BR आ रहे हैं, तो बायर इज द मेन पर्सन, इसलिए उसका अकाउंट। अब हम बायर की बुक्स में आते हैं। अच्छा, बायर की ज्यादा एंट्रीज नहीं होती है, रीजन बिकॉज जो 4 ऑप्शंस हैं, रिटेन्ड, डिस्काउंटेड, एंडोर्स्ड एंड कलेक्शन चार्ज, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये चारों ऑप्शन किसकी हैं, सेलर की। बायर की कोई ऑप्शन नहीं है। बायर को तो बस पेमेंट करनी है या नहीं करनी, अब वो लोग पैसे देने हैं या नहीं देने, बस बात खत्म। तो अब बायर की पहली एंट्री, परचेजेस टू एक्स, मैंने गुड्स परचेज की। फिर क्या किया, बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो ये 2 एंट्रीज हमारी फर्स्ट 2 एंट्रीज हैं, जो लेक्चर 2 लेक्चर 3 में बहुत अच्छे से करवाएगी आपको, कि पहले गुड्स परचेज होंगी, उसके बाद बिल्स पेबल इशू होगा। इट मींस एक्स मेरा कौन है, क्रेडिटर, एक्स मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है, और वो लायबिलिटी मैं कैसे पे ऑफ कर रहा हूं, बिल्स पेबल इशू करके। जो या तो मैं लिख रहा हूं, अब देखिए वहीं पे मेरे को बात आ रही है ना, या तो मैं लिख रहा हूं तो प्रोविजनरी नोट है, या एक्स लिख रहा है तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ये दोनों ही हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट अभी उनका थ्योरेटिकली तो डिफरेंस है, न्यूमेरिकली उनके नेम वही रहेंगे। सेलर के लिए वो बिल रिसीवेबल ही रहेगा और बायर के लिए बिल्स पेबल। तो दैट्स बेटा ये 2 एंट्रीज फिक्स है आपकी, पहले गुड्स परचेज करना क्रेडिट पे, और फिर बिल्स पेबल पे साइन करके एक्सेप्ट करना। तो गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखोगे तो एक्स लिख दिया तो क्रेडिट ही है, नेम आ गया ना। देन बिल ड्रॉन बाय एक्स एंड एक्सेप्टेड, बिल ने एक्स ने मेरे पे बिल लिखा और मैंने उसको एक्सेप्ट किया, सिंपल। फिर जनवरी 8 को ये 2 एंट्रीज रिपीट होगी, अमाउंट डिफरेंट है, डेट डिफरेंट है, लेकिन उसके बाद जनवरी 10 को 2 एंट्रीज होगी। लेकिन बीच में क्या हो रहा था, याद है ना, जनवरी 8 को क्या हो रहा, अब तो क्वेश्चन याद हो गया होगा, जनवरी 8 को एक्स बैंक के पास जा रहा था, पर क्या वो बात वाई को पता है, वो वाई को कैसे पता होगी, वो तो एक्स है ना भाई। अब यहाँ पे कौन हो, वाई। जैसे आप कल कहाँ जा रहे थे इस टाइम पे, मुझे कैसे पता होगा, वो तो आपका करेक्टर है, आपको तो पता है, पर मुझे नहीं पता। तो बेटा जो आपकी काम की चीज है वो आपको एंट्री पास करनी है। तो वाई बन के अगर सोचोगे, आप बिल पे साइन करके घर आ गए, उसके बाद आप तो घर ही हो ना, एक्स ने उस बिल के साथ क्या किया, वो एक्स की मर्जी है ना, एक्स आपको पूछेगा ना बताएगा, वो एंडोर्स करे, बैंक को दे, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसका राइट है। जैसे आपने मुझे 2000 का नोट दिया फीस के तौर पे, वो उस नोट का मैंने क्या किया आप थोड़ी पूछोगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको 2000 का नोट क्या किया, दैट इज माई राइट ना। आपने एक बार दे दिया, मेरे पास आ गया, पर ये एक ऐसा पॉइंट है कि बाद में पेमेंट तो करनी है अभी, इसलिए अभी आप परचेज करो, बिल्स विल इशू करो, बीच में एक्स क्या कर रहा है आपको कोई मतलब नहीं।
नेक्स्ट 2 एंट्रीज वही हैं, तो ये तो रिपीट है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, यहाँ भी कॉपी पेस्ट ही होगा। फिर परचेज टू एक्स, एक्स टू बिल्स पेबल नंबर 2, फिर नेक्स्ट डेट पे 2 दिन बाद परचेज टू एक्स, एक्स टू बिल्स पेबल नंबर 3, फिर परचेज एक्स, एक्स टू नंबर 4। तो इसमें तो कोई कॉपी वाली बात ही नहीं है। आप 2 एंट्रीज लिख लो उसके बाद, लेकिन करनी है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि कॉपी लिख दिया डू एज सेम, ऐसा कुछ नहीं। 2 एंट्रीज करनी है, 8 एंट्रीज बनेगी आपकी। उसके बाद फिर बेटा पेमेंट्स की बात आएगी। अब जनवरी 15 को ये सारा मसला सोल्व हो गया, गुड्स परचेज कर ली, बिल्स पेबल दे दिए, बस अब आराम करो, रेस्ट करो। पहली मेच्योरिटी डेट कब आएगी? मार्च 5, फिर क्या आएगी? 12, फिर 14, फिर 19। तो 4 एंट्रीज करनी पड़ेंगी बैक टू बैक, सेम टू सेम। देख लीजिए आपके सामने है, ये चैप्टर ही ऐसा बेटा, सॉल्यूशन में से करो तो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आती है। अब ये मैं अगर लिखूं तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। ये समझने वाला चैप्टर है, ओरली समझने वाला चैप्टर है। रिटर्न बहुत ज्यादा नीड नहीं है, ओरली समझो कि 4 एंट्रीज बननी है और चारों एंट्री सेम है, बिल्स पेबल टू कैश टू कैश टू कैश टू कैश। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि बायर को पेमेंट करनी है, सामने वाला कौन है डजंट मैटर, सामने वाले पर्सन को हम जानते नहीं है। देखो वाई बैंक को जानता नहीं क्योंकि बैंक किसका है? एक्स का। वाई जेड को नहीं जानता क्योंकि वो किसका क्रेडिटर है? एक्स का। वाई तो ये बोलेगा मेरे वाला बिल लेके आओ जिसपे मैंने साइन किए हैं, पैसे ले जाओ, इसलिए इसको बेरर कहते हैं। तो जो बेरर है, जिसके पास बिल है, वही बस ओनर है, पैसा उसी को मिलेगा और वाई उसको देख के ही पैसा देगा। दैट्स व्हाई बेटा आपको कभी सोचना नहीं कि बैंक जा रहा है तो क्या एंट्री होगी, एंट्री की बनेगी बिल्स पेबल टू कैश चारों केसेस में। हाँ, मेच्योरिटी डेट सबकी डिफरेंट है, दैट्स व्हाई आपको बताया था कि पहली वर्किंग नोट बना लेना सो दैट बार बार ना सोचना पड़े। अगर एक स्टूडेंट 2 बार क्वेश्चन पढ़ता है वो सही नहीं कर पाएगा, ये कहा जाता है नॉर्मली। एक ही बार क्वेश्चन रीड करो, उसका वर्किंग नोट बनाओ, अगर बार बार आप फ्लक्चुएट हो रहे हो कि क्या था क्या था क्या था, तो आप सीक्वेंस को भी मिस कर दोगे। पूरा वर्किंग नोट बनाने के बाद आपको पता है कि पहली एंट्री कौन सी है और नेक्स्ट एंट्री कौन सी आएगी। गुड इट जी, चलिए आगे। अब वो कहते जब आप वाई की बुक्स बना लोगे तो वाई की बुक्स में किसका अकाउंट बनेगा? एक्स का। तो लो जी एक्स का अकाउंट आ रहा है, अभी किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ वाई। आपको लिखना होता है ऊपर इन द बुक्स ऑफ वाई, और वाई की बुक्स में वाई का अकाउंट थोड़ी बनेगा, बाकी सब बनेंगे, एक्स बनेगा, परचेज बनेगा, बिल्स पेबल अकाउंट बनेगा, तो हमें एक्स करना है। अब एक्स आपके लिए क्या है? देखो सिंपल सा पॉइंट है, जरा इंडियंस को देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे वाई हूँ, मैं बायर हूँ, तो एक्स मेरा कौन है? सेलर, सप्लायर, क्रेडिटर। मैं एक्स को हमेशा क्रेडिट ही करूंगा। देखो 4 बार क्रेडिट किया मैंने, बाय परचेजेस, बाय परचेजेस, बाय परचेजेस, बाय परचेजेस। इसको क्या कॉपी करना है? तो आपका होमवर्क है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, आपको कंप्लीटली कॉपी पे करना है और फिर मुझे आपको सेंड करना है पीडीएफ। अगर पहले भेज चुके हो तो दोबारा सेंड करना है होमवर्क कंप्लीट करके, जहां तक आज दिया जाएगा। इन वन शॉट आप मुझे कल शाम तक या परसों तक भेज सकते हो क्लास से पहले। तो जनवरी 1, जनवरी 8, जनवरी 10, जनवरी 15, ये 4 बार हमने एक्स को क्रेडिट करना है और चारों बार एक्स को डेबिट करके राइट ऑफ करना है, क्योंकि एक्स हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिट होने पर वो रिकॉर्ड होगा और डेबिट होने पर वो राइट ऑफ होगा। तो ये हमारी गेम है बेटा जो हम जर्नल से खेल रहे हैं, रिकॉर्डिंग, राइट ऑफ, रिकॉर्डिंग, कैंसिलेशन। राइट ऑफ या कैंसिलेशन एक ही बात है। तब आप लेमेन होते हो तो हम आपके साथ ऐसे सिंपल सिंपल वाले वर्ड यूज करते हैं, कैंसिलेशन, अरे राइट ऑफ बोलते हैं इसको। अब तो आप टर्म 2 में मिल रहे हो तो आपको ये सब बातें पता है। तो रिकॉर्डिंग किया एक्स को, हमने रिकॉर्ड किया, फिर एक्स को कैंसिल किया डेबिट करके। टू बिल्स पेबल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, अमाउंट सेम है, वही अकाउंट का टोटल आ गया, कोई बैलेंस नहीं है क्योंकि अकाउंट सेम डे तो क्लोज हो रहा है ना एक तरह से। हम गुड्स परचेज कर रहे हैं
वो सेम डे क्या कर रहे हैं, बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। तो हर बार आप देखोगे, चाहे वो 4 बार हमने लिखे है, पर हर बार आप देखो एक तरह से बैलेंस कुछ नहीं है। जनवरी 1 को अकाउंट क्लियर हो गया, लेकिन बार बार हमें टोटल नहीं करना है, एंड में टोटल करने हैं हमें। देन फिर आगे आते हैं, फिर तो आगे अभी आपकी न्यू बुक्स में 12th क्वेश्चन हो गया, चेक करें। यस तो बेटा यहां से रिवेट का केस आएगा। पर अभी एक बार वापस चलते हैं, टिल 12 अगर किसी को डाउट है तो बात कर सकते हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस हमने कैलकुलेट कर लिए थे। अब यहाँ पे अगर वो बोलते कि जेड की बुक से बनाओ, इन द बुक्स ऑफ जेड, तो वो भी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। जेड एक्स के लिए क्या है, क्रेडिटर। जेड का रोल एक्स के लिए तो है ना, वाई तो जानता जेड को, तो वाई की बुक्स में जेड का नेम नहीं आएगा। तो अब जैसे पहली एंट्री क्या हो सकती थी, पहले हम गुड्स परचेज करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जेड। अब मैं किसकी बुक्स में आ रहा हूँ यहाँ पे, अगेन एक्स की बुक्स में आ गया हूँ मैं, इन द बुक्स ऑफ एक्स जर्नल। बट ये एंट्री हमें दी नहीं, क्योंकि पता नहीं कब हुआ था ऐसा। हमें सीधा ये बताया है कि हम जेड को एक बिल एंडोर्स कर रहे हैं, वो भी कितने में, कितने में, थर्ड वाला बिल था ना, यस, वो भी 10,400 में। जेड डेबिट टू बिल्स पेबल, सॉरी बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि वो हमारे लिए तो बिल्स रिसीवेबल है ना। अब यहाँ फिर एक बार रुकते हैं, सोचते हैं, मैंने 2 बातें बोलती तो जल्दी में। यहाँ 2 केस हो सकते हैं बेटा। एक तो आपके पास एक बीआर पड़ा है जो वाई से आया अभी अभी फ्रेश, वही आपने उठा के दे दिया जेड को। एक जेड आपके ऊपर एक नया बिल भी लिख सकता है। स्कूल टीचर जैसा मर्जी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रीजन ही नहीं है। अगर ये लिखा जाता है कि जेड को हमने 20,400 देने थे, हमने 10,000 का तो बिल दे दिया वाई वाला, और 10,000 का एक बिल हमने एक्सेप्ट भी कर लिया नया वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो जो हॉट्स क्वेश्चन होते हैं बेटा वो ऐसे बनते हैं ना, इसी क्वेश्चन को लेके मैं हॉट्स में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि फिर जेड का मेरा हिसाब कितने का है। तो ये क्वेश्चन है, अभी ये गुनीत ने पूछा था संडे को या आई थिंक फ्राइडे को, कि सर अगर ज्यादा हो वाई को हमने, सॉरी जेड को हमने ज्यादा पैसे देने हैं, तो मैंने कहा था फिर तो पॉसिबल नहीं है हम एक्सचेंज कर पाए। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है एक्सेप्शनली, कि आप जेड को इस बात के लिए मना लो कि भी हमारे पास देने के लिए कैश कुछ नहीं है, एक हमारे पास बीआर पड़ा है, जो पड़ा है वो तो ले लो आप, रेडीमेड पड़ा है, एक आप हमारे पे क्या लिख दो, एक बिल लिख दो, बाकी डिस्काउंट दे दो, भाई डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है जी। या आप उसको कैश दे दो 10,000, तो जेड का अकाउंट जैसे मर्जी खत्म कर सकते हैं। तो ये मैंने द्वारा एक्स की बुक सुनाई है एक केस को हाईलाइट करने के लिए। अब मैं जेड की बुक सुनाता हूँ। अब ये देखो, इसी पॉइंट पे अगर मैं जेड की बुक सुनाऊं, जेड की बुक्स में जर्नल बनाऊं, तो कैसे बनेगा जेड की बुक्स में जर्नल। जेड पहले क्या बोलेगा, बी आर, बी आर डेबिट टू एक्स। अब आप जेड हो तो आपको करेक्टर समझना पड़ेगा। अगर आप बोला गया जेड की बुक्स भी बनाओ, तो जेड की करेक्टर में एंटर कर जाओ और वहां जाके लिख दो बी आर कॉन्ट्रीब्यूट टू एक्स। लेकिन यहां सॉरी डिस्काउंट भी है, बी आर डेबिट 10,000, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि जेड के लिए वो क्या बन जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट फॉर। तो क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ कि जेड की बुक्स बनाओ, नहीं तो फिर ये भी सब होता ऑलरेडी। टू एक्स 10,400। तो बेटा अगर आप जेड हो तो आपकी बुक्स में ये एंट्री बनती है। तब बी आर आपके पास आ रहा है, आपकी एसेट है, जो भी आ रहा है वो एसेट आपकी, कैश है, बैंक है, बी आर है, और जो कम आ रहा है वो आपके लिए लॉस है, एक्सपेंस है, सिंपल फंड है। उसके बाद ये पैसे किसको मिलेंगे, जेड को। थर्ड बिल की ड्यू डेट क्या थी, 14 मार्च।
तो 14 मार्च को पैसे रिसीव कर लो आप, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड, सॉरी जेड लिख दिया मैंने, टू बिल्स रिसीवेबल 10,000। तो बेटा ये दो एंट्रीज बनती है एंडोर्सी की बुक्स। तो अगर आपको बोलते हैं कि एंडोर्सी की बुक्स भी ना हो, जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था, एंडोर्सी की बुक्स भी थी, तो कैश टू बी आर दो एंट्रीज बननी है, दोनों का डेट्स भी फिक्स है। जेड के पास बिल कब गया था, कब गया था भाई बोलो, जनवरी 10 को, थर्ड बिल था ना वो। और मेच्योर कब हुआ, 14 मार्च। अब देख लो 60 डेज का डिफरेंस है दोनों में, 3 दिन ग्रेस तो है ही है, ठीक है, लेकिन 3 दिन ग्रेस इंटरेस्ट को लेकर कोई फैक्टर नहीं है। ये जेड की बुक्स हैं। तो आई थिंक कल और आज का डे फुल एंड फाइनली आपके बेसिक्स के ऊपर है, चारों ऑप्शंस के ऊपर है। अगर कोई स्टूडेंट इन दो रिकॉर्डिंग्स को कभी भी सुनता है तो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा, पेशेंस भी होनी चाहिए उसके अंदर इतनी सब चीज़ों की सुनने की। अब हम एक नए केस में एंटर कर रहे हैं, मे बी आपको एग्जाम में ना भी आए, बट एक क्वेश्चन है हमारे पास करने को। बिल इज रिटायर्ड, लिखिए बेटा केस, नेक्स्ट केस। फाइव 30 मैक्स टाइम रहेगा, उससे पहले भी हम फ्री हो सकते हैं, डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर, बट लॉन्ग क्लास रखिएगा तभी टाइम प्रॉपर मिले हमें। रिटायर्ड अंडर रिबेट, रिटायर्ड अंडर रिबेट, व्हेन बिल इज रिटायर्ड अंडर रिबेट। रिबेट का मीनिंग क्या है, डिस्काउंट, यस, कंसेशन। अब यहाँ क्या होता है, ये डिसऑनर स्टार्ट होने से पहले एक केस है कि हो सकता है कि बायर के पास सरप्लस फंड्स हैं और वो कहते हैं कि मुझे पेमेंट पहले करनी है, पर वो पहले पेमेंट तब करेगा जब आप उसको मोटिवेट करोगे ये कह के कि आपको फायदा होगा। जैसे आपने बिल लिखा 3 मंथ्स का बिल है, पर 1 मंथ के बाद ही आपको फोन आता है बायर का कि देखो मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट हो गया, मेरे पास हैं, फालतू पड़े हैं, आप ले लो इसको, पर मुझे क्या फायदा होगा। आप बोलोगे फायदा कुछ नहीं होगा, बोलेगे ठीक है फिर मेरे पास पड़े अच्छे लगते हैं, मैं क्यों दूं, आपको तो 3 महीने बाद देने का प्रॉमिस है, आज मैं तब दूंगा अगर आप मुझे उसके ऊपर तो क्या दोगे, डिस्काउंट, क्योंकि आपको पता है कैश डिस्काउंट है ये। रिबेट अगेन इज द नेम ऑफ कैश डिस्काउंट। अगर आपको कोई पेमेंट जल्दी दे रहा है उसको रिबेट दे दो ना, क्या करते हैं 10 20 50 रुपए दे दो रिबेट, ज्यादा तो होता नहीं है। अगर आपने मुझे 10,000 देने हैं और आप बोलो सर हम आपको 1900 देंगे, तो ले लो कोई बात नहीं 200 रुपये, पर पैसे तो दो ना आज। जो पैसे 2 महीने बाद देने आपने वो आज दोगे तो मेरे काम आएंगे। मेरे बिजनेस में फंड्स की नीड होती है हमेशा, ऐसा हर एक बिजनेस में कहते हैं बेटा कि बिजनेस में फंड्स की नीड होती है, क्योंकि अगर फंड्स होंगे तो हम और बेटर वर्क कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई डिस्काउंट इसीलिए बना है। अगर देना नहीं चाहता, नहीं फिर तो पॉइंट ही नहीं है। अगर सेलर और बायर के बीच की कन्वर्सेशन है कि बायर कहते हैं कि सर मेरे पास पेमेंट है, आई वांट टू पे अर्लियर प्रोवाइडेड आई शुड गेट सम डिस्काउंट, मुझे कुछ फायदा तो हो ना। सेलर बोलता है नहीं नहीं कोई फायदा नहीं होता, देने दो नहीं तो आपकी मर्जी। बायर बोला ठीक है जी मिलते हैं फिर 19 मार्च को, मैं पहले क्यों दूं, जब बात होगी है तो पहले क्यों दूं, ठीक है जी। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है, तो ये एक इंडिपेंडेंट सा कॉन्सेप्ट है, कहीं आता नहीं है, क्योंकि जब एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये क्योंकि वो तो ऐसा उसके सैलरी के वजह से ये भी तो हो सकता है, उसने तो एक्सपेक्ट किया था कि उसको मतलब जब ड्यू डेट होगी तब मिलेंगे, पर अगर पहले मिल गए उसको तो फर्क नहीं पड़ता कि बाद में मिले पहले मिले, तो वो यही कहेगा बाद में। आपको बताऊं ये मोस्टली ये ऑफर सेलर की तरफ से होता है, बायर तो मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे तो बेटा ऐसा है, वैसे तो आपकी फीस आनी है 7 जनवरी को, आप आज दे दो मैं आपको 1000 डिस्काउंट दूंगा, मैंने ऑफर दिया ना। अब आप सोचोगे कि यार पड़े तो हैं ही अकाउंट में, कौन सा है कि नहीं होते, पड़े तो हैं ही हैं, तो अगर हमें फायदा होता है तो हम आज ही दे देते हैं, आपको उतना बैंक से इंटरेस्ट मिलना ही नहीं है।
आप 10,000 बैंक में रख लो, 1 महीने बाद आपके 10,000 रुपये मिलेंगे आपको, पर वही 10,000 मुझे देके अगर मैं आपको 500 रुपये भी छोड़ता हूँ तो आपको तो फायदा ही है। दैट इज अ मैटर कि जब एक सेलर बायर को ऑफर देते हैं, बायर को कैसे पता होगा, वो ऐसा फोन क्यों करेगा, ये सेलर की तरफ से ऑफर होता है कि सर वैसे तो हमने 3 महीने का भी लिख दिया आपके ऊपर, बट कभी भी अगर आपको लगे कि आपके पास पैसे हैं, जस्ट गिव मी कॉल, मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। सेम वही कैश डिस्काउंट, बट यहाँ कितने मंथ्स का डिस्काउंट मिलेगा। अब कॉमन सेंस क्या कहती है, जितनी देर पहले दोगे पैसे, मान लो 3 महीने का बिल है और आप पेमेंट 2 महीने के बाद ही कर रहे हो, तो 2 महीने का डिस्काउंट नहीं, 1 महीने का, क्योंकि आपने 1 मंथ प्रायर टू द मैच्योरिटी डेट, आपने मैच्योरिटी डेट से 1 महीना पहले पेमेंट की है। तो सिंपल है, जो 2 मंथ्स निकल गए वो तो निकल गए ना, वो तो पास्ट बन गए। आप मेरे पास आज आ रहे हो 1 मंथ पहले, तो आपको 1 मंथ का डिस्काउंट मिलेगा। तो सिंपल है, जब जाओ तब डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ड्यू डेट पे जाओगे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, फिर तो डिस्काउंट है ही नहीं ना, 1 रुपया भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड, अभी एग्जाम इसलिए नहीं आता क्योंकि एग्जाम में तो डिसऑनर केस आने, तो यहाँ तो बायर बहुत ही अच्छा है, इज टू गुड, वहां तो बैड है, वो तो पेमेंट ही नहीं करेगा, वो तो बायर ही ऐसा होगा, पेमेंट करेगा ही नहीं, आपको डिसऑनर हो जाएगा। तो इसलिए ये केस कह देते हैं कि सिलेबस में नहीं है, तो एक डिस्कशन है जस्ट, अगर हम स्किप करेंगे तो नॉलेज से स्किप हो जाएगा ना आपकी, तो आगे तो कहीं डिस्कशन में आना नहीं है, तो कहीं ना कहीं काम आती है चीज़, कहाँ आएगी ये पता भी नहीं अभी हमें लाइफ में। तो when bill is retired under rebate, इसलिए टर्म यूज होते रिटायर्ड। रिटायर्ड का मीनिंग कि वो जल्दी फ्री कर रहा है, जैसे हम जॉब से रिटायर होते हैं, लाइफ तो पड़ी है अभी हमारी, हमसे रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसे बिल का टाइम तो पड़ा है अभी, पर वो पहले ही रिटायर हो रहा है अंडर रिबेट, क्योंकि अगर रिबेट नहीं होगा तो फिर रिटायर भी नहीं होगा, फिर बायर पेमेंट करेगा नहीं। ठीक है, तो अगर आज किसी को दो, बेटर 10 दिन के बाद दे दो, खुद के पास पड़े हैं पैसे, अगर फायदा होता है तो आज दे दो, सिंपल रूल है। तो बेटा एक क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आ जाएगी बात जो मैंने बोली आपको, जो ज्यादा नहीं बस, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स है भी नहीं आज। तो ए सोल्ड गुड्स टू बी, अजय बलवीर जो भी नाम है, ठीक है, ए और बी बोल रहा हूं मैं, ए सोल्ड गुड्स टू बी 10,000, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी न्यू बुक्स में ना। यस एट डिस्काउंट 20%, तो पहले तो यही डिस्काउंट हो गया, आपने 10,000 की गुड्स 20% डिस्काउंट पे दे दी, तो बताओगे कौन सा डिस्काउंट है। वेरी गुड, ट्रेड डिस्काउंट है ये, क्योंकि जो एमआरपी पे मिलता है वो कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि पेमेंट का तो नाम ही नहीं आया अभी कि बलबीर पेमेंट भी कर रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट बोलने की गलती तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि पेमेंट तो बात ही नहीं, सीधा बोल रहा हूँ, वैसे 10,000 की गुड्स हैं आपको डिस्काउंट दे देंगे, दैट इज ऑलवेज ट्रेड डिस्काउंट, जो सबको मिलता है, क्रेडिट सेल करो या कैश सेल करो, ये टर्म 1 की बात है ना। तो 10,000 में से 20% माइनस कर दो, कितना रहेगा 8,000, तो बेटा पहली एंट्री ये बनेगी, बलबीर डेबिट टू सेल्स। अब यहां तो डिस्काउंट दिखाया जा रहा है, इसका मीनिंग अब वो रीड करते हैं, अजय सोल्ड गुड्स टू बलबीर फॉर ₹10,000 एट ए डिस्काउंट टू 20%, एक लाइन, ऑन दैट डे बलबीर एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन ऑन हिम फॉर ₹8,000 पे 3 months, नहीं ये यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा गया, कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो कैश डिस्काउंट है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कैश डिस्काउंट बिना कैश के कैसे हो देगा, तो ये बाय मिस्टेक बेटा, टाइपिंग मिस्टेक है ये, तो सीधी एंट्री क्या बनेगी, बलबीर टू सेल, यस बलबीर टू सेल्स। नोट कर लीजिए एवरीवन, ये जस्ट एक मिस्टेक है, प्लीज इग्नोर दिस मिस्टेक, इस एरर को इग्नोर करते हुए एंट्री बनाएंगे बलबीर डेबिट टू सेल्स, क्योंकि ये तो रूल है कि डिस्काउंट अलाउड तभी लिखा जाएगा जब कैश डेबिट होगा, बिना कैश के आ ही सकता, बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाली बात है, तो दोनों साथ ही रहेंगे, जहां कैश होगा वहीं पे डिस्काउंट होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। ओके जी, बलबीर डेबिट टू सेल्स कर दो 8,000, ये पक्की बात है ट्रेड डिस्काउंट है, फिर भी हमने आगे रीड किया, हमें कुछ हिंट मिला नहीं ऐसा कि ये कैश डिस्काउंट है, ऑन द स्पॉट पे पेमेंट नहीं आई, और अगर ऑन द स्पॉट पेमेंट ही आ जाती फिर चैप्टर स्टार्ट नहीं होता। अब यहाँ पर ऑन द डेट बलबीर एक्सेप्टेड अ बिल
ड्रॉन ऑन हिम बाय अजय फॉर 8,000, वही 3 months आफ्टर साइट। ये देखो, अब आपको पता था बिल आफ्टर डेट होता है और एक बिल आफ्टर साइट होता है। तो यहाँ बेटा बिल आफ्टर साइट है। यहाँ कुछ है आपके माइंड में आ रहे? हमने जब थ्योरी में बात की थी, क्या थी वो बात? 3 months का जब भी दिखाई देगा उस पैटर्न। लेकिन एक होता है बिल आफ्टर साइट जहां कोई डेट मेंशन नहीं होती। क्या वो आफ्टर साइट था या एट साइट था, तो ऑन साइट था? देखते हैं, अभी अभी हम वापस पीपीटी में चलते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एट साइड हाँ, तो ये देखते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, समटाइम्स हम मिस कर जाते हैं। ये देखो आफ्टर नहीं है यहाँ पे, इट मीन्स एग्जामिनर ने आपके सिनोनिम्स का बेनिफिट ले लिया कि आफ्टर लगा के ना साइट लिख दो। तो आफ्टर साइट तो वही हो गया आफ्टर डेट। अब इसका मीनिंग क्या है? एवरीवन केयरफुली सुनिएगा, क्योंकि थ्योरी में भी ये पॉइंट आता है। बिल को हम दो तरह से बना सकते हैं। एक, बिल एट साइट, मतलब दिखाते ही ड्यू हो जाएगा। मैंने बोला ये देखो बिल दिखा दिया ना, देख लिया, पेमेंट करो। अब रास्ते में कहीं मिल गए, जो ऐसे एग्जांपल दी थी मैंने, बस आपको दिखाया, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एक है बिल आफ्टर साइट 3 months, मतलब दिखाने के बाद 3 months। तो आफ्टर साइट का मीनिंग है एक्सेप्टेंस। मैंने आप पे, जैसे मैं परसों बात कर रहा था उस दिन क्लास में, फर्स्ट क्लास थी हमारी, कि मैंने निखिल पे बिल लिखा, हाँ निखिल को पता ही नहीं, तो एक्सेप्ट कैसे होगा वो? मैं निखिल को बुलाया कि निखिल इधर आ, तू तेरे पे बिल लिखा गया है, तूने पैसे दिए नहीं, तेरे पे बिल लिखा है। तो उसे देखा कि हाँ सर मेरे पे बिल लिखा है, तो यस मैंने आपसे गुड्स परचेज की थी, हाँ ये सब तो ठीक है आपने, अब मैं साइन करता हूँ। तो इसका मीनिंग, अगर मैंने निखिल को गुड्स बेची January 1 को, बिल भी लिख दिया, उस टाइम निखिल मेरे सामने नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। निखिल मेरे पास 7 जनवरी को आया, 7 दिन बाद। 7 जनवरी को उसने उस बिल को देखा, देखा मतलब एक्सेप्ट किया, देखने थोड़ी आया वो, बोलेगा हाँ ठीक है ओके, ओके क्या साइन कर, लिखा तो ठीक ही हुआ है, साइन कर इस पे। तो इट मीन जब उसने बिल देखा तो उसने साइन किया। तो इट मीन यहाँ बस बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट सेम ही है, फर्क ये है कि हम उसी को समझा रहे हैं कि देखने के बाद ही साइन किए। तो जिस दिन साइन हो गए उस दिन वो बिल देख लिया गया बाय द बायर और उस पर साइन हो गया और वहीं से वो शुरू हो गया। तो इसलिए बिल आफ्टर साइट के चक्कर में मत पड़ना, वो आफ्टर डेट और आफ्टर साइट एक ही बात है। ये जो बिल ऑन डिमांड है ना, वो ऑन या एट, मतलब ना ऑन द स्पॉट, वो एट वर्ड है, वो आफ्टर नहीं है। तो बेटा बिल एट साइट का मीनिंग अभी पेमेंट करनी पड़ेगी, ऑन डिमांड है, तो ये वो नहीं है। साइट वर्ड वैसे यूज कर लिया उन्होंने, उसका मीनिंग एक्सेप्टेंस है। आई थिंक ये बात क्लियर होगी सबको। यस ये बहुत से स्टूडेंट पे डाउट रहते हैं, ऑनलाइन भी डाउट्स आते हैं ये वाले ना हमारे पास। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। क्या फर्क पड़े देखते हैं। जनवरी 1 को सेल की हमने, ऑन द डेट बिल एक्सेप्टेड एंड ड्रॉन ऑन हिम, तो इट मींस ठीक है, सेम डे लिख दिया, सेम डे देख भी लिया, साइन भी हो गए, तो क्या फर्क पड़ेगा? या तो गैप डालते वो कि जनवरी 1 को बिल लिखा और January 8 को जाके वो एक्सेप्ट हुआ, तो इट मींस साइट जो है वो January 8 को ही। तो इसलिए बेटा 3 months आफ्टर साइट का मतलब वही होगा। तो पहले बिल लिखा, फिर बिल हमने रिसीव किया, PR टू बलबीर। अब थर्ड एंट्री जो बनती है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू PR, वही बनेगी बट थोड़ा पहले बनेगी। तो ड्यू डेट निकालो एवरीवन, 3 months ऐड करके क्या डेट बनेगी? April 1। 3 दिन ग्रेस है, तो उसको भूल जाओ एक बार, क्योंकि यहाँ फिर अगेन हमें कैलकुलेशन करनी है। April 1 इज द ड्यू डेट, और 3 दिन अगर ऐड कर दिए जाए तो ड्यू डेट क्या है? 4th April। और बलबीर आपके पास कब आ रहा है? 4th March को। इट मीन कितने मंथ पहले आ रहा है? तो ग्रेस डेज ऐड करके देखो या उसके बिना देखो, अगर वो बोलता कि बलबीर आपके पास March 1 को आ रहा है, तब भी वही बात थी, क्योंकि वो तो फ्री के दिन है ना, जो फ्री है तुम काउंट करो ना करो तुम्हारी मर्जी, तो मैंने तुम्हें फ्री दे दी है, ठीक है, ग्रेस डेज है वो तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वो 3 दिन ऐड करके बोले कि 4th April को 4th March पे ले आए या 1st March तक रुक जाए आके, तो भी आप ये नहीं बोलोगे 1st March का मतलब 1 महीना 3 दिन, नहीं नहीं, 3 दिन का रिबेट नहीं मिलेगा। सर अगर वो मार्च 5 को आता तो हम 29 डेज का करते। यस, हम ड्यू डेट तक निकालते,
1 अप्रैल तक 3 दिन नहीं निकालते यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे भी देखो ये एग्जांपल कोड कर रहे हैं, मैं उस पर समझा रहा हूँ सबको। अब सपोज चैरी ने बोला कि अगर ये मार्च किस डेट को 5 मार्च 5 को आती, तो 5 मार्च से लेकर अप्रैल 1 तक, फिर तो बनती नहीं ना बात, मैच हुआ नहीं, तो फिर हमें अप्रैल 1 तक गिनना पड़ता। तो जो डेज बनते इसमें उतने डेज का इंटरेस्ट नहीं पता। मान लो वो डेज बनते 28, तो 28 नहीं ज़्यादा बनते, कितना बनेंगे 26 प्लस एक दिन ये भी आ जाएगा ना 27, तो 27 डेज का इंटरेस्ट निकालना पड़ता फिर हमें, जिसका हमें रेट दिया होता है। तो इतना लेकिन वो चलेगा नहीं टेक्निकल एग्जाम में आपके साथ जो भी टीचर बनाएंगे। तो इसलिए टीचर्स मोस्टली या स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे 4 अप्रैल से 4 मार्च, 1 मंथ का गैप होगा। अगर बाई चांस वो 1 मार्च लिख भी दें तो भी आप 1 मंथ ही मानोगे उसको, 3 डेज ग्रेस को इग्नोर कर देना। और फिर अगर 4 मार्च के बाद वाली बात है 8 9 मार्च, फिर दिनों में गिनना पड़ेगा, डेज में। तब डेज कहाँ तक गिनोगे, 1 अप्रैल तक। ग्रेस डेज काउंट नहीं होते हैं इंटरेस्ट निकालने के लिए, क्योंकि वो तो फ्री दिए गए हैं आपको। तो अब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। हाँ जी, इंटरेस्ट रेट कितने हैं 18%। लेकिन बेटा 18% पर एनम है, ये रेट हमेशा पर एनम ही मिलेगा आपको, पीछे लिखा होगा पक्की बात है P.A. या पर एनम। तो इसका मतलब 8000 का बिल है, इसके ऊपर 18% 1 मंथ का 1/12। अगर बाई चांस गलती से आपने 18% निकाल दिया तो पूरे साल का रिबेट हो गया ना। पर एनम का मतलब 1 साल का। अगर 1 साल की फीस 12,000 है तो 1 महीने की कितनी होगी 1000। आपको 1 मंथ का निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। 0 0 कटेगी 2 3 2 40 120 आ गया, तो 120 रुपीज हमारा रिबेट हो गया। अब बस समझो आप एज ए सेलर हो और आपके पास 120 रुपीज कट के पैसा आएगा। अब बायर कहता है अगर मुझे 120 का फायदा होता है तो मैं आपको भी दूंगा पैसे। अब बोलो नहीं नहीं कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई रिबेट नहीं है, तो वो 1 मंथ के बाद ही आएगा। वो क्यों देगा आपको जल्दी पैसे, जब एक बार डिस्कस हो गया कि 3 मंथ का बिल है। तो कैश डेबिट रिबेट डेबिट, लेकिन इसको डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखना क्योंकि स्पेशल टर्म होगी। फिर से क्या होगी रिबेट, ना कि आप यहाँ डिस्काउंट अलाउड लिखोगे, लेकिन दोनों ही सेम बातें हैं, है वही चीज, बट उसका मीनिंग यहाँ पे रिबेट होगा। इट्स अगेन कंसेशन या डिस्काउंट अलाउड। तो रिबेट ओनली रिबेट रहते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब अगर आप बलवीर की बुक्स करो तो एक डिस्कशन थी, अदरवाइज एग्जाम में तो यूज नहीं होती है। अब अगर बलवीर की बुक्स में जाएं तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट वाज पहली एंट्री। दूसरी हमने अजय को क्या दे दिया, बिल्स पेबल सेम डेट पे, और 3 मंथ्स के बाद आना था, लेकिन हम 2 मंथ्स के बाद ही पेमेंट कर दें। तो 2 मंथ्स के बाद पेमेंट कर दी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिबेट, जैसे बोलते हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो सिंपल है बेटा, 8000 की लायबिलिटी 7880 एसेट के अगेंस्ट राइट ऑफ हो रही है, तो आपको 120 रुपीज का गेन हो गया। तो ये गेन या ये इनकम क्रेडिट हो जाएगी टू रिबेट अकाउंट। तो 120 हमारी इनकम है, प्लान्ड इनकम है, इसलिए हम उसको गेन भी नहीं बोलते। गेन हमेशा अनप्लान्ड होते हैं, वो तो हो जाते हैं, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल हो। ये प्रॉफिट हो गया। नहीं, प्रॉफिट तो एक अलग वर्ड हो गया कॉमन, बाकी गेन और इनकम की अगर बात करें तो कह सकते हो, चलो सिनोनिम्स के साथ प्रॉफिट भी कह सकते हो, बट ये प्लान्ड प्रॉफिट है, प्लान्ड इनकम है। हम नोइंगली उसको बोल रहे हैं कि आप मुझे जल्दी पेमेंट करो, हम आपको ये डिस्काउंट देंगे। तो मेरे लिए एज ए सेलर ये एक्सपेंस है, डेबिट होगा रिबेट, और एज ए बायर मेरे लिए क्या है, इनकम। गॉट इट। और रिबेट कैलकुलेट कैसे होगा वो आपके सामने है, 8000 का 18% 1/12। तो इसलिए आपके पास एक ही क्वेश्चन है, मे बी एक और हो, चेक करो है आपकी बुक में क्या रिबेट का, और बस एक ही है, वो जस्ट नॉलेज के लिए डाला है कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है, कंसर्न है कि अगर कोई जल्दी पेमेंट करे, और ये हर जगह है, कभी भी हो सकता है ये। अगर एक कमिटमेंट होगी तो फिर उसके पहले पेमेंट करोगे तो आपको फायदा होगा, दैट इज कॉल्ड रिबेट।
तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, एंड आई होप यू ऑल विल डू क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन 13। ये होमवर्क आपका डन होना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग अगला नेक्स्ट भी? क्लास। नेक्स्ट वीक बेटा ये 13, ये 12 तक, मतलब न्यू बुक्स के साथ 12 हो गया ना। ठीक है, तो आई थिंक ये 3 लेक्चर्स हो गए बैक टू बैक, बेसिक्स के ऊपर, जेरेंटीज के ऊपर, ग्रेस टाइम सॉरी ड्यू डेट निकालने के ऊपर। कंप्लीट करो होमवर्क। हाँ जी, आप बताइए, स्टिल एंड डाउट, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा। ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं परसों। रिकॉर्डिंग नहीं, क्लास ओवर कर रहा हूँ एनीवन, कोई डाउट है कुछ भी? हाँ जी सर। ओके बेटा, वेलकम।